आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट आपकी स्टडीज़ को गियर अप करने के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा एफर्ट्स देने के लिए हमने लॉन्च कर दिया है अनअकैडमी स्टूडियोज़। नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड अ प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट एट योर प्लेस। गूगल ड्राइव की लिंक्स मिलने वाली है गाइज़। हमारे जो ऑडिट और आईडीटी के लेक्चर्स हैं, सुपर डुपर हाइली एनिमेटेड लेक्चर्स हैं एंड आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू एन्जॉय दिस। सो नवंबर 22 या मई 23 की प्रिपरेशंस है ना, डू ऑप्ट फॉर दिस गाइज। सब्सक्राइब कर लीजिए, यूज़ करिए कोड ऑडिट्स आर एंड मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलने वाला है। ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको किताब फ्री में भी मिलने वाली है फ्रॉम माई टीम। ठीक है। ऑल्सो गाइज, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो रिकॉर्डेड सेशन है उनके ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स भी हैं। तो आप रिस्पेक्टेड टीचर्स के आप FR, SFM, ऑडिट, लॉ, ये सारे ही लेक्चर्स जो है उसके रिकॉर्डेड सेशंस कितने हैं, आवर्स कितने हैं, वो एक बार देख लीजिए। ऑल्सो गाइज, सिमिलरली ग्रुप 2 के लिए भी ऐसा ही है। IDT महेश गौड़ सर, दुर्गेश सर एंड SCMP सचिन गुप्ता सर लेने वाले। सो अकॉर्डिंगली ये हमारा जो बैच प्लान है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी ऑल हैव रिकॉर्डेड द फास्टर कोर कंटेंट फॉर नवंबर 22 इज रेडीली अवेलेबल। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं लिया है प्लस सब्सक्रिप्शन तो। ठीक है गाइस। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं विद द करंट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेश्चन बैंक ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। कुछ इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी है। नाउ इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन अगर प्रोफेशनल एथिक्स नहीं भी पढ़ा हो इंट्रोडक्शन के नाम पे, फिर भी ये क्वेश्चन तो आपको आएगा ही। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, the audit team is preparing to conduct audit for ABC and Company for the period ending 31st of March 20. Okay. However, the audit team has not received its audit fees from ABC. Okay. For its audit concluded for the year ended 31st of March 2019. कहता है कि जो 31st of March 2019 है उस साल के लिए फीस नहीं मिला। The audit team might be tempted, बोलता है कि यार पैसा नहीं मिला, पैसे के लिए कुछ तो जोल जबाटा करना पड़ेगा। टू इशू अ फेवरेबल रिपोर्ट, बोलता है कि रिपोर्ट सही दे देते हैं सो दैट ABC इज एबल टू सिक्योर अ लोन, उसको लोन मिल जाएगा बैंक से एंड बैंक के लोन से वो लोग अपना पैसा चुका दें। ओके। The audit team is not complying with the fundamental principle of the auditing, hence hindering the auditor's independence. सब प्रवचन था। अब मेन क्वेश्चन क्या है समझो। बोलते हैं explain the threats to independence, मतलब threats that hinders auditor's independence to issue independent auditor's opinion. What are threats to independence? January 21 में ये क्वेश्चन पाया गया था। मतलब फाइनल लेवल पे ये क्वेश्चन देख करके मैं एकदम ही शॉक हो गई थी। मैंने कहा कि यार ये तो सेफ वाला क्वेश्चन है। SAIF, SAIF, self interest threat, self review threat, advocacy threat, intimidation threat and familiarity threat. ठीक है। So what are the threats to independence? SA 200 के हिसाब से भी ये सेम पॉइंट है, SA 200। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में ना, प्रोफेशनल एथिक्स की इंट्रोडक्शन में देर आर मेनी कंसेप्ट्स। इस बार मुझे सीरियसली ऐसा लग रहा है कि हो सकता है नौकलार पे क्वेश्चन आए। नौकलार इज एन अमेंडमेंट अंडर दिस चैप्टर। अमेंडमेंट तो नहीं कह सकते, एडिशन इनटू दिस चैप्टर। ठीक है। नौकलार के ऊपर क्वेश्चन आए। कोई प्रीवियस अटेम्प्ट में क्वेश्चन नौकलार के ऊपर नहीं पूछा क्योंकि दिस इज अ न्यूली एडेड कंटेंट, तो उसमें से एक क्वेश्चन आने का चांसेस है। ठीक है। यहाँ पे सैफ तो हो चुका। सैफ के बाद आता है अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। देवियों और सज्जन, CA संत, a newly qualified professional with COP, approached CA Pant, the auditor of his father's company, ठीक है, Messrs Max Limited, to allow him to have some practical professional knowledge and experience in his firm before he can set up his own professional practice. बोलता है कि CA संत ने CA पंत को फोन किया, अपने पापा के ऑफिस के कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड उनको कहा कि सर आप एक काम करो ना, आप मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का, थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिलाओ ना, काम करने का मौका दीजिए ना। तो CA पंत ने कहा कि नो प्रॉब्लम, आ जाओ आप ऑफिस में। एंड 6 महीना उनको एक छोटा सा चेम्बर भी दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सब कुछ दिया। In the course of his association with CA Pant's office, he used to provide, CA तो ऑलरेडी बन चुके थे है ना, तो प्रैक्टिकल नॉलेज गेयरिंग के लिए उन्होंने कहा कि he used to provide some tax consultancy independently to the client of the firm. I also filed few IT returns, GST returns, represented him before some taxation authorities. ये सब कुछ उन्होंने काम किया। During his association in CA Pant's office, he did not get any salary or the share of profit, but
ओनली द रियम्बर्समेंट्स ऑफ द यूजुअल एक्सपेंसेस के जो उनके ट्रैवलिंग फूड एंड ये सारा चीज उनको मिल रहा था। क्यों? क्योंकि सीए पंत ने सीए संत को कहा कि देख भाई, मैं आपको क्लाइंट दे करके एहसान कर रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस बढ़ा रहा हूँ, तो मैं पैसा नहीं दूंगा। ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ द अग्रीड पीरियड he gave a lump sum amount of rupees 3 lakhs to CA Pant for his association out of gratitude। बोलता है कि यार मेरे काफी सारे क्लाइंट्स का काम आपने निकलवा दिया, तो चलो 3 लाख रुपए रखो। मुझे बताओ क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या नहीं है? एब्सोल्युटली दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर 111। आप लोगों को ना शायद 2 या फिर 3 वाला क्लॉज भी टैप हुआ रहेगा। यहाँ पे सीए पंत is in professional misconduct। क्यों? क्योंकि he is allowing any another practicing chartered accountant to practice in his name, but ये बंदा उसका पार्टनर नहीं है। क्लॉज 1 के एक्सेप्शन में क्या आता है? क्लॉज 1 के एक्सेप्शन में आता है अ पीसीए who is either in the capacity of partner or in the capacity of employee। अगर पीसीए कोई थर्ड पार्टी की कैटेगरी में हो, इनको अगर हम हमारे नाम पे प्रैक्टिस करने दे, दिस विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्लॉज 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है मैम, तो ये शेयरिंग ऑफ फीस नहीं आएगा, शेयरिंग ऑफ फीस वाली बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पीसीए शेयरिंग फीस विद अनदर पीसीए इज अलाउड। ठीक है, तो क्लॉज 2 और क्लॉज 3 विल नॉट बी टैप्ड, ओनली 1 के अंदर मिसकंडक्ट। नेक्स्ट, Mr. Aveen, a practicing chartered accountant, gave 50% of the audit fees received by him to a non-chartered accountant। फर्स्ट लाइन में मिसकंडक्ट हो गया। Mr. Lucky, under the nomenclature of, nomenclature क्या रखा? बोलता है अलावेंसेस, एंड ये अरेंजमेंट सालों से चल रहा था। मुझे बताओ नॉमेनक्लेचर मैटर्स और फॉर्म मैटर्स? फॉर्म मैटर्स। हम लोग बोलेंगे बॉस 50% किसी को दिया और वो भी नॉमेनक्लेचर आप बोल रहे अलावेंसेस है, मुझे नहीं लगता ये अलावेंसेस है, इट इज प्योर शेयरिंग ऑफ फीस। दिस विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर 2(1) फर्स्ट शेड। ये एमटीपी में पूछा हुआ, स्टडी मैट में पूछा हुआ, एज वेल एज जस्ट प्रीवियस अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। नेक्स्ट, मिस प्रीति इज अ प्रैक्टिसिंग सीए, मिस्टर प्रीत इज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। क्या बात है, रब ने बना दी जोड़ी। रिप्रेजेंटिंग मैटर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मिस प्रीति एंड मिस्टर प्रीत decided to help each other in the matters involving professional expertise। मिस्टर प्रीत ने प्रीति को कहा कि बहन, आपको मेरे जो क्लाइंट्स हैं उसको फाइनेंशियल सर्विसेज देनी है, एंड मिस प्रीति ने मिस्टर प्रीत को कहा कि भैया जो लीगल मैटर्स होंगे उस लीगल मैटर्स को आप हैंडल कर लीजिएगा। तो उन दोनों ने ही एक दूसरे को कहा कि ओके, जो प्रोफेशनल वर्क है उसमें हम आप दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। कूल है। तो मिस्टर प्रीति एंड मिस्टर प्रीत फाइनेंशियल मैटर्स, लीगल मैटर्स ऐसा सब हुआ। कॉन्सिक्वेंटली दे स्टार्टेड शेयरिंग पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। देखो जिसका क्लाइंट रहेगा वो थोड़ा बहुत पैसा तो एक्सपेक्ट करेगा ही करेगा। सो दे स्टार्टेड शेयरिंग सम पार्ट इन द प्रॉफिट इन देयर प्रोफेशनल वर्क। तो मिस्टर प्रीत और मिस प्रीति जो पैसे शेयर कर रही है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या चलेगा? वेरी गुड, ये चलेगा वाली सिचुएशन है। दिस विल नॉट बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्यों भाई? क्योंकि मिस्टर प्रीत प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इट इज नॉट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मिस्टर प्रीत एडवोकेट है, तो नाट 2 में पैसा देना भी मिसकंडक्ट नहीं है, पैसा लेना भी मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। नॉट बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। Mr. X, who passed his CA examination on 18th of July 21, started his own practice from 15th of July। क्या बात है, झंडा वंदन के दिन 15th of August। 16th August 21, one female candidate approached him for articleship। अब मिस्टर एक्स को ऐसा लगा कि ओके यार फीमेल कैंडिडेट है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, तो उनको मंथली स्टाइपेंड के साथ साथ 1% ऑफ प्रॉफिट शेयर करने लगे। देखो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो ऐसा कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते तो हम लोग बोलेंगे दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इवन इफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आपको पैसा शेयर करने की इच्छा है, डोनेशन CSR, तो प्लीज आप अदर देन प्रोफेशनल वर्क के पैसा शेयर कीजिए। ठीक है, या आप
प्रॉफिट का परसेंटेज शेयर नहीं कर सकते विथ आर्टिकल। आर्टिकल अब तक सीए नहीं बना है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा गिल्टी। नेक्स्ट, Mr. Qureshi, CM in practice, died in road accident. Oh my God, बहुत बुरा हुआ. His wife proposes to sell his practice of her husband to Mr. Pardeshi, chartered accountant, for 5 lakhs. क्या बात है? The price also includes the right to use the name of the firm, Qureshi and Associates. Can the widow sell the practice of her husband to Mr. Pardeshi, continue to be in practice? तो उसका नाम यूज कर सकते हैं. एब्सोल्युटली यस. देखो, सेलिंग ऑफ गुडविल इज नॉट अ मिसकंडक्ट. गुडविल सेल करना बिल्कुल ही अलाउ है, बट हाँ, गुडविल किनको सेल किया जाएगा? ओनली टू द एलिजिबल मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट. जो पर्सन ऑलरेडी एक प्रैक्टिसिंग सीए है, उनको हम लोग उनकी गुडविल शेयर कर सकते हैं, नहीं तो गुडविल शेयर नहीं होगी. ठीक है. सो इन दिस करंट केस, परदेसी ने भी गुडविल खरीद करके कोई गलत काम नहीं किया, और कुरैशी की वाइफ विडो ने ये गुडविल बेच करके कुछ गलत काम नहीं किया. हाँ, यहाँ पे मैंने आपको और एक चीज समझाई थी कि अगर गुडविल के अंदर फाइट्स है, जैसे कि अगर उनके बच्चे आ गए, दिस मैटर इज अंडर डिस्प्यूट, तो ये जो नाम है विल बी केप्ट अंडर अबेयंस एटलीस्ट फॉर अ ईयर, 1 साल तक. ICAI ये जो कुरैशी एंड एसोसिएट्स है, इनका नाम अंडर अबेयंस में रखेंगे. चलो नेक्स्ट. Mr. S, a chartered accountant, published a book and gave his professional details as an author. ठीक है. These details also mentioned his professional expertise and his present association as a partner with RST. देखो, एक्सपर्टाइज वगैरह थोड़ा सा मेंशन किया, अपने आप को एज ए सीए डेजिग्नेट किया, यहाँ तक तो चलता, बट आपने जैसे ही एक फर्म के साथ आपका एसोसिएशन लिखा है आर्टिकल्स या बुक में, ये नहीं चलेगा. विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. ये देखो, आपने पार्टनर क्यों घोषित किया? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप फर्म को यस प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो. दिस विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. क्लॉज 6(1) फर्स्ट शेड. नेक्स्ट, Messrs. LMN, a firm of chartered accountant, responded to tenders. अभी टेंडर्स वाली बातों में भी हम लोगों ने ये बात करके रखी थी. Messrs. LMN, a firm of chartered accountants, responded to a tender. अभी टेंडर वाली बात है, क्लॉज नंबर 6 में कही हुई थी कि एक्सक्लूसिव एरिया है तो क्या, एक्सक्लूसिव एरिया नहीं है तो क्या. टेंडर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, अभी देखो, स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स. For this purpose, a firm also paid rupees 50,000 as earnest money deposit as a part of terms of tender. Comment with reference to chartered accountancy. यहाँ पे ना students responded जहाँ पे earnest money deposit था and shall not have committed any professional misconduct है. मुझे कोई reason बता सकता है? क्योंकि लैंड रेवेन्यू एक नॉन एक्सक्लूसिव एरिया में आता है. बोलता है कि देखो, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ क्या? आज एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो हो सकता है कोई इंजीनियर, कोई MBA, कोई दूसरा टैक्स कलेक्टर, ये सारा पर्सन भी लैंड रेवेन्यू को कैसे कंप्यूटराइजेशन सिस्टम में ऐड करवा करके दे सकता है गवर्नमेंट को. तो यहाँ पे दिस एरिया इज नॉट अ एक्सक्लूसिव एरिया. अगर दिस कुड हैव बीन एन एक्सक्लूसिव एरिया तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आपको नहीं देना था, बट बिकॉज दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर अ सीए, आपने भले ही अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट पे किया है, चलेगा. एंड इवन मिनिमम फीस डिपॉजिट नहीं होती, फिर भी चलता. सो इन दिस करंट केस, LMN and associates are not guilty. मैम, हैड इट बीन द केस, हम लोगों को दोनों व्यू लिख करके आना है कि एक्सक्लूसिव है? नहीं, जो एरिया है उस एरिया के हिसाब से आपको लिखना है कि कौन सा काम कर रहा है. नेक्स्ट, क्वेश्चन 9. Mr. Rival, a chartered accountant in practice, delivered a speech in a national conference organized by Ministry of Textiles. While addressing the audience, ठीक है, he informed that he is a management expert. Oh my God. मेंबर इन प्रैक्टिस अपने आप को क्या डेजिग्नेट करने की कोशिश कर रहा है कि वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है.
बोलो, हम किसी और डेजिग्नेशन को लिख सकते हैं हमारे नाम के आगे? कैन वी डेजिग्नेट आवर सेल्फ विद एनी अदर डिग्री? कैन वी डिनोट आवर सेल्फ, या फिर कैन वी एडवर्टाइज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स? एब्सोल्युटली नॉट। बोलता है कि मैं एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ, अगर आपको कोई सर्विसेज की जरूरत है तो मैं बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देता हूँ। He also requested the audience to approach his firm of chartered accountants for these services, and at the request of audience, he also distributed the business cards and telephone numbers of his firms to those in audience. बोलता है कि क्लाइंट के लिए बोलता है कि अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए तो मेरा कार्ड है, ये छपवा दो, ये आर्टिकल्स को बोला कि पूरा बांट करके सबको दिए जाए। बहुत गलत किया, बहुत बहुत गलत किया। दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर दोनों, पहला क्लॉज 7 डेजिग्नेशन नहीं कर सकते, क्लॉज 6 सॉलिसिटेशन नहीं कर सकते। समझ में आया? सो यहाँ पे ये भी चीज गलत किया आपने, गलत किया देवसेना, एंड ये भी चीज बहुत गलत किया। ठीक है, तो देखो क्लॉज 6 सॉलिसिटेशन किया है, मिसकंडक्ट, एंड क्लॉज 7 भी आएगा अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को एंड द सर्विसेज विच आर रेंडर टू बाय मेंबर्स। ठीक है, सो हियर द पर्सन इज गिल्टी अंडर बोथ। मैम क्या हम ऐसा एक साथ दो क्लॉज कोड कर सकते हैं? सी स्टूडेंट्स, जहाँ पे कंफ्यूजन हो वहां पे नहीं, बट जहाँ पे रेलेवेंट हो ना वहां पे दो क्लॉज कोड करने का मार्क्स मिलता है। ठीक है, अगर ऐसा लगे कि आपको याद ही नहीं है कि मैम ये 2 में आता है या 3 में आता है, चलो दोनों लिख देते, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। बट जहाँ पे आंसर्स में रिक्वायरमेंट है टू कोड टू क्लॉजेस जहाँ पे रिलेटेड है, जैसे कि करंट सिचुएशन में था, वहां पे 2 क्लॉज लिखने का मार्क्स मिलेगा। Next, a special notice has been issued for a resolution at 3rd annual general meeting of Fidel Limited, providing expressly that CS Smart shall not be reappointed as an auditor of the company. Consequently, CS Smart submitted a representation, okay, in writing to the company under section 140. Okay. In the representation, CS Smart incorporated his independence. बोलता है कि सी रिप्रेजेंटेशन में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने शिद्दत से मेरा काम निभाया, एंड अगर आप मुझे रीअपॉइंट करो तो मैं मना नहीं करूंगा, आई एम स्टिल विलिंग टू कंटिन्यू एज एन ऑडिटर। सो एडवाइस, उन्होंने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ये लिख करके दिया है, क्या ये सही है या गलत? अलाउ, ये मैंने आपको फीडल लिमिटेड वाला जो स्पेशल नोटिस वाला क्लॉज है, मैंने आपको क्लॉज 6 में इसका एक नोट लिखा करके भी दिया था। So whenever we talk about representation, so representation के केस में we can even write कि I am still willing to continue as an auditor। ठीक है, so clause number 6 में हमने ये नोट के नाम पे लिखा था, ये देखो यहाँ। So the auditor may indicate that he acted independently and also can express the willingness, यहाँ पे misconduct नहीं होगा। नेक्स्ट, CS Smart is not guilty. Next question. Mr. Brilliant, a chartered accountant in practice, created his own websites. Okay, website बोला तो कौन सा clause? Govinda clause 7. In attractive format and highlighted the content with blue color. Okay. He circulated the information content. देखो सबसे पहला वेबसाइट बनाया और कलर कॉम्बिनेशन एकदम अजीब रखा। Circulated the information contained in the website through email. बोलते पब्लिक एट लार्ज को ये सारा इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया। दूसरा, however, due to shortage in time, he could not intimate. तो तीन चीजें हैं, एक एक को पकड़ करके देखते मिसकंडक्ट है या नहीं। वेबसाइट बनाया, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अजीब सा यूज किया, चलेगा, हमको क्या फर्क पड़ता है। क्लॉज नंबर 7 में कहता है कि आपको जो मन मर्जी का एज पर योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आप कलर चॉइसेस यूज करो। ठीक है, दूसरा कहता है कि जब भी आप इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हो टू पब्लिक एट लार्ज, दिस साउंड्स एज सॉलिसिटेशन। तो पब्लिक एट लार्ज का मतलब होगा सबको आपने ये इन्फॉर्मेशन पुश मेल के वाया किया, ये गलत है। बट हाँ, अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपके क्लाइंट्स वगैरह को दिया होता तो बात अलग थी।
नेक्स्ट बोलता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम ही कुड नॉट इवन इन्फॉर्म इंस्टीट्यूट। देखो इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 जो मिस्टर ब्रिलियंट ने कहा है दिस इज समवेयर ओके, कोई दिक्कत मिसकंडक्ट नहीं है। दूसरा जो हम लोग कहते हैं कि सर्कुलेटेड द इंफॉर्मेशन, ये एक गलत चीज हो जाएगी। सर्कुलेटेड द इंफॉर्मेशन खाली पर्सनल क्लाइंट्स को भेजा होता तो बात अलग थी, बट उन्होंने पब्लिक एट लार्ज सबको भेजा है कि हमारी एक्सपर्टाइज क्या है, तो ये मिसकंडक्ट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ही डिड नॉट इन्फॉर्म इंस्टीट्यूट, एंड नॉट इन्फॉर्मिंग इंस्टीट्यूट इज नॉट अ मिसकंडक्ट, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं। क्रिएटेड वेबसाइट कंटेंट, तो दिस इज ओके। इंटीमेशन दिस इज नॉट ओके, एंड 3 is again okay. So whenever you are having search multiple kinds of scenario in the case na, try using different color highlighters so that you understand कि क्वेश्चन पे ही पेंसिल से टिक मार्क करते जाओ ऐसे कि दिस इज ओके, circulating information this is not okay, and not intimating this is okay, so that when you will be reading this a day prior to the examination ना, आपको पूरा कंटेंट फिर से नहीं पढ़ना क्योंकि ऑलरेडी वी विल बी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, है ना। तो एग्जामिनेशन के एक दिन पहले जब भी आप गो थ्रू करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करोगे, या सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग के लिए जब भी री रिवाइज करोगे, तभी द क्वेश्चंस विल बी वेरी वेरी क्विकली डन। ठीक है, तो चलो क्या थे। एज पर द काउंसिल गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट परमिट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पुल मोड पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए, पुश मोड पे नहीं। फर्दर मेंबर नॉट इंटीमेटिंग वेबसाइट टू इंस्टीट्यूशन इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इन द गिवन केस आपने पब्लिक एट लार्ज को इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कराई, दिस विल बी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफिस ऑफ सीए यंग, हिज फ्रेंड सीए ओल्ड इंट्रोड्यूस्ड टू सीए यंग। ये ओल्ड और न्यू, ये यंग, ये वाला तो आंसर याद ही होगा 100%, क्वेश्चन बाय हार्टेड है। ये कौन सा वाला पॉइंट है गाइस, क्लॉज नंबर 6, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड क्लाइंट छीन लिया लेसर फीस के नाम पे। सो बॉस सीए यंग ने जो किया ये गलत किया है। नेक्स्ट, मिस्टर बोल्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्रिएटेड हिज ओन वेबसाइट इन अट्रैक्टिव फॉर्मेट, चलेगा अट्रैक्टिव फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलेटेड द इंफॉर्मेशन, ओ सर्कुलेटेड द इंफॉर्मेशन हो गया है, मतलब ये गलत है। ओके, एंड could not intimate is also almost same question repeat हुआ है, तो 1 is okay, 2 is not okay, 3 is again okay. Clear? Comment with reference to Chartered Accountancy Act, a special notice, representation in writing, willingness, same question. November 19 recently asked question, नवंबर 19 में पूछा हुआ कि कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रिटायरिंग, जो रिमूवल के टाइम पे अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, वो अपना विलिंगनेस जता सकता है कि अगर आपने रीअपॉइंट किया तो मैं काम करना चाहता हूँ। ये सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, OPAQ, a firm of chartered accountants responded to tenders. अब देखो प्लीज अंडरलाइन दिस, एक्सक्लूसिवली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट में, क्योंकि दिस इज इन द एरिया ऑफ टैक्स ऑडिट, जहां पे मिनिमम फीस, नो मिनिमम फीस हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द टेंडर। अब देखो ये क्वेश्चन आरटीपी में 20 में आया, एंड रिसेंटली भी आरटीपी में आने के बाद काफी बार, दूसरी बार आरटीपी आने के बाद क्वेश्चन पेपर में भी आया है। इसमें ना अब दो राहें आती हैं, क्यों समझो। एज आई टोल्ड यू कि रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स के लिए एक गाइडलाइंस है कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, मिनिमम फीस का रिक्वायरमेंट, दिस एंड दैट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स एंड वी टॉक अबाउट मिनिमम फीस टू बी कोटेड, हम लोग टेंडर दे या ना दे, दिस इज नाउ कवर्ड अंडर गाइडलाइंस। So non-compliance with guidelines is actually a kind of misconduct under second schedule.
अंडर सेकेंड शेड्यूल। तो यहाँ पे दो चीजें लिख करके आना स्टूडेंट्स कि बिकॉज रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर इज गिवन अंडर अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस, नॉट कंप्लाइंग विद द गाइडलाइंस इशूड बाय ICAI इज अ मिसकंडक्ट अंडर सेकेंड शेड्यूल। मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल। ये देखो यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स दिख रहा है आपको, कवर्ड अंडर क्लॉज 6। तो ये देखो ये सारी की सारी आपके लिए जनरल काउंसिल गाइडलाइंस है, काउंसिल इंपॉर्टेंट काउंसिल गाइडलाइंस अंडर इंपॉर्टेंट काउंसिल गाइडलाइंस 2008। एंड अगर ये काउंसिल गाइडलाइंस आपने नहीं फॉलो किया तो दिस विल बी रिगार्डेड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। ठीक है, सो इसमें बहुत सारी चीजें हैं काउंसिल गाइडलाइंस में। वन ऑफ देम इज दिस रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स। चलो, तो मैम दोनों दोनों पॉइंट लिख करके आना है, क्लॉज 6(1)(1) एज वेल एज 1(2)(2। हाँ जी, तो OPQ आपने जो भी किया गलत किया। नेक्स्ट, ABZ and company, a firm of chartered accountant, develops a website abz.com. The color chosen was dark blue. Oh my god. ओहो आ गई, चलो मिस्टेक। And it run on push technology. एक तो ये था वेरी ब्राइट कलर्स, ब्राइट कलर से तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, पुश टेक्नोलॉजी है। और एक कोई क्वेश्चन है क्या? Where the name of the partners in the firm were disclosed and the major clients were displayed on the website without any disclosure obligation। यहाँ पे भी तीन चीजें, ग्रीन कलर यूज करना चलेगा, हाँ। पुश टेक्नोलॉजी पे वेबसाइट लगाना चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। एंड लास्ट, आपने क्लाइंट का नाम और उनकी फीस लिखना स्टार्ट कर दिया है, ये नहीं चलेगा unless it is required by any regulator। So what is allowed? This is okay, this is not okay, this is also not okay। Professional misconduct under clause 6 part 1 of the first schedule। ये सेम क्वेश्चन है, आज का होमवर्क है आपका। इसके बाद a partner of a firm of CAs during the TV interviews handed over the biodata। मतलब अगर मैंने आज आपको इंटरव्यू के नाम पे बुलाया, मैंने कहा बेटा आप आओ हमारे स्टूडियो में, आपको तो रैंक आया है तो हमको आपका इंटरव्यू लेना है। तो CA बनने के बाद आपने पूरा बायोडेटा दे दिया हमको कि मैं महान, मैं होशियार, हमारी ऑफिस है, हमारे ऑफिस में एक पंखा, शाम को 2 समोसा चटनी के साथ मिलता है, हमारा ऑफिस मतलब पॉश एरिया में है, मतलब हमारा ऑफिस 200 स्क्वायर फीट बड़ा है, हम लोगों ने ड्यूप्लेक्स बनाया हुआ है। अरे भाई, अगर ये सारा चीज आप लिख रहे हो, ये सारा चीज विल बी रिगार्डेड एज सॉलिसिटेशन। सो आपने अगर अपना खुद का डिटेल्ड बायोडेटा, आपका एसोसिएशन विद द फर्म, आपके अचीवमेंट्स, एक्सपर्टाइज, ये सारा चीज लिख करके दिया है, तो ये बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो किया वो सही किया है गलत? गलत किया देवसेना, क्योंकि ये खुद के मुंह से खुद की बड़ाई करना, याद आ रहा है, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, सॉलिसिटेशन के नाम पे 6(1) फर्स्ट शेड्यूल में मिसकंडक्ट माना जाएगा। एक मिनट ना, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता ही नहीं है, जैसे कि हमने कोई अच्छा काम किया है, वी डोंट नॉट ट्राई हाईलाइटिंग दैट वर्क, बट जो ऑर्गेनाइजेशन ने, जो TV सीरियल वालों ने हमको इंटरव्यू के नाम पे बुलाया है, उन्हें ऑलरेडी रिसर्च करके हमारी अच्छाइयों के बारे में पता चल गया, तो नॉट अ मिसकंडक्ट। हैंडिंग ओवर बायोडेटा कैन नॉट बी अप्रूव, ये गलत किया है आपने। ठीक है, चलो अब आगे। An advertisement was published in newspapers containing photograph of Mr. X, a member of institute, wherein he congratulated on the occasion of wherein he was congratulated on the occasion of opening of his new office। बोलता है कि बधाई हो भाई साहब, आपने एक नई चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म ओपन की है जहाँ पे आप टैक्सेशन और ऑडिट का काम करने वाले हो। मुबारक हो भाई साहब कि आपने ये जगह पे ऑडिट का काम शुरू कर दिया है। बॉस, दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, इट इज एज गुड एज solicitation of professional work, guilty आए।
guilty under 611. Mr. X wrote several letters to registrar of societies. roving inquiries कहते हैं हम लोग इसे, कि कुछ तो काम कर दो सर, सर हमें तो पता ही नहीं है, सर पैनल कुछ क्रिएट कर रहे हो क्या? रोविंग इंक्वायरीज करना, मल्टीपल लेटर्स लिखना, थैंक यू करने के लिए लेटर्स लिखना, काम मांगने के लिए लेटर्स लिखना, एब्सोल्युटली नॉट अलाउड. 611 में मिसकंडक्ट. नेक्स्ट, Mr. Ningal, a chartered accountant in practice, delivered a speech in the national conference. ये हो चुका. This is your homework again for today. मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला पॉइंट है ये. मैम तो ये रिपीट क्यों हो रहा है बच्चों? ये रिपीट इसके लिए हो रहा है क्योंकि कई बार कोई क्वेश्चन स्टडी मैट एज वेल एज आरटीपी एमटीपी में, ठीक है, सो उसकी वजह से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. तो जब भी क्वेश्चन रिपीट होगा, आई मार्क दैट एज एन होमवर्क, उसको आपको रीड करना है एक बार. नेक्स्ट, comment with reference to Chartered Accountancy Act. CA Dice had signed the balance sheet of QR Limited for the year ended 31st of March 2019, which failed to disclose of charge created of rupees 4.35 crores against the corporate guarantee in favor of the group companies. चार्ज क्रिएट हुआ था और ये चार्ज जो था वो डिस्क्लोज नहीं किया. दिस इज अ मटेरियल फैक्ट जो शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि इनके जो फिक्स्ड एसेट है इन पे चार्ज क्रिएटेड है या नहीं है. यस और नो? एब्सोल्युटली यस. सो इन दिस केस अगर कंपनीज बैलेंस शीट फेल्ड टू डिस्क्लोज दैट, तो हम लोग क्या करेंगे? हमको ही डिस्क्लोज करना चाहिए. हम भी इफ वी फेल टू डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम, तो बॉस इट विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर 5 ईशा दियोल क्लॉज है ये. ईशा दियोल. क्यों मैम? क्योंकि क्रिएशन ऑफ चार्ज इज अ मटेरियल फैक्ट. मटेरियल फैक्ट. और ये जो मटेरियल फैक्ट है, ये जानते हुए आपने डिस्क्लोजर नहीं किया, बॉस दिस विल बी रिगार्डेड एज मिसकंडक्ट. प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. नेक्स्ट, इसमें हमेशा ध्यान रखिए, जैसे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले आपको लिखना है काली वाली लाइन, ठीक है. एज पर, देखो आपको एक हाथ आंसर रीड करके भी बता दें. एज पर पहले तो क्लॉज लिखने का, क्लॉज 1 पार्ट हमेशा रोमन में और शेड्यूल्स हमेशा वर्ड्स में. ये नंबर, ये रोमन, वर्ड्स. अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, हम लोग क्या कहते हैं? अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, remember this काली वाली line, if he, फिर clause number 6 का आंसर, solicits clients or professional work either directly or indirectly by copy B, circular, advertisements, याद आ रहा है? Personal interviews, communications और by any other. So इस हिसाब से आपका पूरा का पूरा स्टार्टिंग का 3 लाइन प्रोविजंस क्लॉज लिखने में ही कंप्लीट होना चाहिए. नेक्स्ट, एक मिनट, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना हम लोगों ने. या सेम क्वेश्चन है, ईमेल डिड नॉट इंटीमेट, वो 1 2 3 वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है नवंबर 20 में. आने के अब थोड़े से कम चांसेस. यहाँ पे लिखो रिपीट. Messrs. SR and Associates is one of the 3 firms shortlisted by ARG Cooperative Banks. Bank mailed the list of the branches of the audit firm along with the maximum fees per branch and submitted and asked them to submit the quotation. हुआ क्या देखो? Quotation मांग रहे हैं. Again this is a question of tendering. एक ब्रांच है, कोऑपरेटिव ब्रांच, उन्होंने एक टेंडर ओपन किया कि हम लोग चाहते हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमें मिले, एंड सारे जो लिस्ट ऑफ ब्रांचेस है और उसका मैक्सिमम फीस वहां पे कोट करके दिया कि मैक्सिमम हम इतना पैसा अफोर्ड कर पाएंगे टू द बैंक्स. और कोई तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने रिप्लाई कर दिया. बोलो सही किया या गलत? सही किया ना? ये एक्सक्लूसिव एरिया है पहला तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो यहाँ पे मिनिमम फीस कोट होना चाहिए
और इन्होंने मैक्सिमम फीस कोट करके दिया है, मिनिमम फीस होना चाहिए, इन्होंने मैक्सिमम फीस करके दे दिया है। तो ये एग्जामिनेशन के प्रेशर में जब बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा ना तो उसको लगेगा कि हाँ फीस का ही कुछ तो बात है, वो तो है ना, चलो ठीक है। नहीं, मिनिमम होना चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है, मिसकंडक्ट है अगर आपने रिप्लाई किया तो। ठीक है, और ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ उन्हीं एरिया के लिए है जहाँ पे इट इज एक्सक्लूसिव एरियाज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चलिए नेक्स्ट। A chartered accountant in practice empaneled as insolvency professional and उन्होंने अपने लेटर हेड्स पे और आजू बाजू वालों को सबको अपना नाम बता करके रखा है कि सर मैं एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो बाजू वाला थोड़ा सा ऐसा जल कुकड़ा निकला, उसी इंस्टीट्यूट को कंप्लेन कर दी कि इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट एक पर्सन है वो अपने आप को आईटी डेजिग्नेट करता है, बोलो चलेगा? एब्सोल्युटली चलेगा, मैंने अलाउ करके रखा था, बोला था कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपने आप को कोट करना इज नॉट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, इज अलाउड एक्चुअली। फर्स्ट जो कंप्लेन किया है हम लोग क्या बोलेंगे, भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा झलकुकड़ा पड़ा, नॉट अलाउड, द कंप्लेन इज इनवैलिड, नॉट एनफोर्सिएबल। नेक्स्ट, Mr. M, a chartered accountant in practice, has printed visiting cards besides besides other details, and also carries the QR code, quick response code on the visiting card है, ये code नहीं है, visiting card, as well as QR code contains his name, office and residential address, contact details, email ID and the name of the firm's website. तो इन दिस पर्टिकुलर केस जहाँ पे कोई QR कोड अपने विजिटिंग कार्ड्स पे लिखता है, ये अलाउड है, एब्सोल्युटली अलाउड है। नो मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 7(1)(1). Next, practicing chartered accountant uses a visiting card in which he designates himself as tax consultant and cost consultant. ये तो गलत किया ना, ये तो डेजिग्नेशन वाला ही क्लॉज है, अपने आपको टैक्स कंसल्टेंट और कॉस्ट कंसल्टेंट आपने लिख दिया है, बोलो चलेगा? So tax consultant is neither a degree given by university or recognized by CG. तो tax consultant as well as cost consultant दोनों ही clause number 7(1)(1) में misconduct माना जाएगा। यहाँ पे लिखो सेम एंड होमवर्क। Next, CAT in practice was appointed to carry out internal audit of a stockbroker listed with BSE. He failed to intimate his appointment to statutory auditor of the company. The statutory auditor feels that this is violation of professional ethics. Okay. CAT was appointed to carry out internal audit. He failed to intimate this to the statutory auditor. तो क्या ये मिसकंडक्ट है या नहीं? मतलब मैंने आपको एज एन इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया, अब आपको गिल्ट खाए जा रहे कि ओ माय गॉड मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को बता देना चाहिए था कि सर मैं हूँ इंटरनल ऑडिटर। नहीं, देखो इंटीमेशन या फिर कम्युनिकेशन विद अ प्रीडिसेसर ऑडिटर की रिक्वायरमेंट थी। व्हाट इज प्रीडिसेसर ऑडिटर? आपकी जगह या फिर आपने जिस पर्सन की जगह यूज की है, ली है, उनको इंटीमेट करना कि सर आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। यहाँ पे व्हेन यू आर अपॉइंटेड, ये दोनों पैरेलल डेजिग्नेशन नहीं है, इंटरनल ऑडिटर एक सेपरेट डेजिग्नेशन है और स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक सेपरेट एंगेजमेंट। यहाँ पे भले आपने कम्युनिकेट नहीं किया हो, इट इज नॉट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। या तो आंसर लिखना कैसा है? There is no question of communicating. Now, this clause is applicable. Which clause? Krish clause. उड़ करके जाओ NOC लेकर क्या? So 8(1) first schedule is applicable in the situation where one auditor is replacing another. Internal auditor and separate parallel position. There is no question of replacement. Because there is no question of replacement, there is no need for communication. तो चलेगा।
CA Raja was appointed as statutory auditor of Castle Limited for 1920. He declined the acceptance. The board of directors appointed Miss Rani in the place of Raja, who accepted the appointment. Board appointed the auditor in case of casual vacancy under section 139(8). मुझे पहले तो बताओ, क्या non acceptance is a casual vacancy? Absolutely no. तो because ये casual vacancy नहीं है, board cannot appoint CA रानी. रानी ने बिना सोचे समझे, without seeing the compliances with section 139, if she accepts this engagement, this is a misconduct under Irfan Bhai clause, clause 9, part 1, first schedule. CA Rani madam, without verification, very bad. Next, Mrs. X is a director of ABC Private Limited. During the year 2021, the company appointed CA Mrs. Y. Sorry, Mr. Y. मैं बता रही हूँ Mrs. Y क्यों Mrs. X का स्पाउस है? कहाँ थे मैं? Appointed Mr. Y, Mrs. X का स्पाउस एज अ स्टैट्यूटरी ऑर्डर. बॉस, ये सामने सामने दिखती सी बात है कि डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो रहा है. तो अगर आपको जानते हुए कि आपकी वाइफ वहाँ डायरेक्टर है, आपने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर लिया है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. ठीक है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. सो बेसिकली सबसे पहला बात तो आपका यहाँ पे इस केस के लिए आएगा कि आपने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट किया, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा अंडर 9. एज वेल एज expressing opinion where you or your firm or your relative are substantially interested, clause number 4 part 1 second schedule, दीपिका पादुकोण clause. ठीक है, यहाँ पे भी आएगा as well as 4 में भी आएगा substantial interest. जो डायरेक्टर है ना, तो यूजुअली आपको डिस्क्वालिफिकेशन सबसे पहले याद आना चाहिए एंड 911 के हिसाब से आंसर लिख करके. Next, Vineet and Associates have been offered statutory audit of TLP Limited. As a part of ethical requirements, the Institute of Chartered Accountants, CAV, partner of the firm, communicated with the previous auditor inquiring whether any professional reason he should accept this or not. Previous auditor informed that he issued a qualified report. And hence the management changed. Comment with reference to the chartered accountancy. क्या क्वेश्चन है समझो. प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट किया, प्रीवियस ऑडिटर ने कहा कि वो एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, उसके वजह से इन्होंने मुझे रिमूव कर दिया. तो सीए विनीत को अब क्या करना चाहिए? नॉट टू एक्सेप्ट दिस क्लाइंट. हम लोग बोलेंगे कि अगर हमको लग रहा है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट्स लीगली कंप्लाई करने नहीं देंगे, तो वॉज नॉट टू एक्सेप्ट दैट क्लाइंट. ठीक है, ठीक है. ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंस देखने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं आप इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे तो कंटिन्यू कर लीजिए. अगर आपको जरा सी भी भनक लगी या रीजंस ऐसे पता चले कि इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगा, दिस इज योर ओन ड्यूटी टू सेफगार्ड योर ओन इंटरेस्ट. इंडिपेंडेंस सेफगार्ड कर. ठीक है, मार्क दिस क्वेश्चन एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन. नेक्स्ट, Alora Private Limited approached CA Neha, a practicing CA since 1998, for the recovery of debt amounting to rupees 20 crore. CA Neha accepted the work and requested to charge fees at 1.5% of the debt recovered. Later on, she raised a bill for the debts recovered and charged rupees 27 lakhs for recovering 90% of the debt. With reference, this is an expected exam question. With reference to chartered accountancy है,
फॉर्मेट, परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज करना या कंटिजेंट बेसिस पे फीस चार्ज करना नॉट अलाउड अंडर जॉन क्लॉज, है ना। तो क्लॉज 10 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। बट डेट रिकवरी सर्विसेज जो है, क्या वो परसेंटेज बेसिस पे लिख सकते हो? हाँ जी, ये 192 के रेगुलेशंस में एग्जम्प्टेड। सो नेहा चार्ज द परसेंटेज विच इज एक्चुअली एग्जम्प्टेड अंडर 192, हेंस सीए नेहा हमारी छोरी गलत नहीं है, नॉट गिल्टी अंडर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी क्लॉज में, डेट रिकवरी सर्विसेज, लिटिगेशन, ट्रस्टी, लिक्विडेटर, ऑफिशियल असाइनी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज। Try making appropriate markings in the book so that re-revision के time पे you don't have to go through multiple things. This is same repeated homework है ये, debt recovery. Next, CA Raj is a leading income tax practitioner and consultant for derivative product. Okay, he resides at Bangalore near XYZ Commodity Stock Exchange. Also traded every day. Nearly 50% of the time is devoted to these transactions. Is CA Raj liable for professional misconduct? Absolutely yes. बिना परमिशन के ये काम कर रहे हो और वो भी 50% का टाइम वहां पे इन्वेस्ट करते हो, डीम्ड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मैम स्पेसिफिकली स्पीकिंग अगर यहाँ पे ये लिख देते हैं कि आपने बिना काउंसिल की परमिशन लिए आप दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो, हेंस दिस इज अ प्रोफेशनल misconduct. CA Aman, a practicing CA, took over an executive chairman of Signora IT Limited on 2016. However, realizing the prior approval, oh my god, उसको बाद में याद आया कि अरे यार प्रायर अप्रूवल लेना था, ठीक है, काउंसिल से। तो जैसे ही वो चेयरमैन बना, चेयरमैन बनने के 10 दिन बाद उसने इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर दिया कि इंस्टीट्यूट मुझे बताओ ना, मैं बन गया हूँ, वैसे तो समझो ना मैं वो सिग्नोरा प्राइवेट लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गया हूँ। गलत किया देवसेना। अप्रूवल और स्पेसिफिक परमिशन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन प्रायर अपॉइंटमेंट, नॉट आफ्टर अपॉइंटमेंट। समझ में आवे? पक्का ये मिसकंडक्ट है। दिस इज योर होमवर्क। फुल टाइम लेक्चररशिप आपने अपॉइंट कर दिया इन द कॉलेज एंड भाई के बिजनेस में भी प्रैक्टिसिंग हो, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास के टाइम पे करवाया है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड चेयरमैन होने के बाद आपने काउंसिल को अपॉइंट किया है। रिपीटेड क्वेश्चन होमवर्क। दिस इज अ बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बहुत सारी चीजें हो रही है यहाँ पे। सी अजीत नाथ इज अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। He took over as an executive chairman of a software company. He is also a leading income tax practitioner and consultant for derivative product and consultant for derivative product. He resides in Chennai near commodity exchange. He almost nearly invested 40% in the commodity. He has not taken permission for becoming permission इसके लिए नहीं लिया. However, he got special permission to become this. तो क्या देखो, सुनो सुनो, इसके लिए परमिशन नहीं मिली, इसके लिए परमिशन ले ली, ठीक है। तो पॉइंट एक बार जस्ट कोरिलेट कर दें। इसके लिए तो वैसे भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, दिस इज जनरली परमिटेड। इसके लिए परमिशन ले ली है तो टोटली गुड। दिक्कत क्या है? दिक्कत अब है आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हो, उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, परमिशन ली कि नहीं ली।
तो अज्यूमिंग दैट अगर आपको ट्रेड करना था 40% ऑफ योर टाइम यू आर इन्वेस्टिंग इन द ट्रेडिंग, was this as a professional misconduct. तो थर्ड नंबर केस के लिए मिसकंडक्ट कहलाया जाएगा बिकॉज आपने परमिशन नहीं ली. 1 और 2 इज अलाउड, इज ओके आई कैन से. आरटीपी में आया हुआ क्वेश्चन तीन चीजों को कंक्लूड करता हुआ. मार्केट इज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो सेम. आरटीपी में आया है, एमटीपी दिसंबर 21 में आया है. वेरी सून दिस विल बी सीन इन योर पेपर. ठीक है, लिखो होमवर्क. Mr. A PCA, working as a proprietor for Messrs. A and Company, he went abroad for 3 months. He delegated the authority to Mr. Y, a chartered accountant. His employees are taking care of routine matters of his office. During his absence, oh my god, उसकी जो employees है वही सारा काम कर रहा है. He issued a query, attended as income tax proceedings. ओके मुझे बताओ कि क्या ये काम हम किसी और के नाम पे डेलीगेट कर सकते हैं? हाँ, नहीं क्या करवा सकते हम हमारे एम्प्लॉय को या फिर हमारे कोई ऐसे पर्सन को इज नॉट अ पीसीए उनसे साइनिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं करवा सकते. ठीक है, so that will be a professional misconduct. This is allowed. He attended GST proceedings चलेगा. He issued a net worth certificate नहीं चलेगा. Guilty of professional misconduct. GST proceedings अटेंड करना वो चल जाएगा. There is no misconduct. This is same. ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44. रेजिंग बिल्स एंड इशूइंग एक्नॉलेजमेंट्स ऑफ मनी रिसीव्ड चलेगा. इनिशिएटिंग एंड स्टैंपिंग द वाउचर्स शेड्यूल्स चलेगा. इशूइंग द एक्नॉलेजमेंट्स ऑफ द रिकॉर्ड प्रोड्यूस कि हाँ 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 मुझे ये डेटा चाहिए था मिल गया है, ये डेटा चल गया है मिल गया है. तो अगर मैं मेरे एम्प्लॉय को भी बोलूँ कि बेटा ये मेरे नाम पे कर लेना तो चलेगा. साइनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी ये नहीं चलेगा. ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी डन बाय द आर्टिकल इन माई अंडर माई साइन. ठीक है, ऊपर का 4 चलेगा, 5th नॉट अलाउड. Same. Hence, this is your homework. Referral fee आपने चार्ज किया है being a member not in practice. Misconduct under 2. Same. XYZ and Associates, a chartered accountant firm, is having the relationship with multinational accounting firm in India. Oh my god. The ICAI required that the firm having a networking relationship with any other entity needs to furnish the information online. XYZ and Associates failed to respond. ICAI ने information मांगी but आपने नहीं दी. फिट का I. Clause 2 Part 3 फर्स्ट हेडिंग. फिट का I मिसकंडक्ट आई है. इंस्टीट्यूट ने मांगा, भाई ने बोला देने का इंफॉर्मेशन तो देने का. अगर भाई ने बोला इंफॉर्मेशन देने का और इंस्टीट्यूट को अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, मिसकंडक्ट है. सेम चीज यहाँ पे भी है. दिस इज योर होमवर्क अगेन. ये वाले चैप्टर में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है गाइस, हेंस होमवर्क ज्यादा है. ये क्वेश्चंस जितने रिपीटेटिव है ना उतना सॉल्व करते जाना सो दैट प्रैक्टिस बढ़ती जाए. Mr. X, a chartered accountant employed as the paid assistant with the chartered accountant firm, leaves the services of the firm on 31st of December 2019. Despite of many reminders from ICAI, they failed to reply about the leaving of services of the firm. Failed to reply to institute. Next. YKS and Company, a proprietary firm of chartered accountants,
was appointed as a concurrent auditor of the bank. YKS used his influence to purchase checks and उसने he himself failed to repay the loan. बोलता है एक खुद सीए बैंक का लोन नहीं चुका पा रहा है एंड उसका इन्फ्लुएंस लेकर के उसने लोन सैंक्शन करवाया था. दिस आर डिसरेप्यूट गाइस. मैंने आपको पहले बोला था डिसऑनरिंग ऑफ द चेक. तो जब भी आप खुद का पैसा नहीं भर पा रहे हो, खुद आपके दामन पे दाग है, disrepute to institute. हम लोग क्या कहते हैं? The auditor should act in the highest level of dignity even in his personal life. ठीक है? Is expected to maintain highest standard of integrity even in his personal affairs. Any deviation from these standards attracts disciplinary action. So आपने खुद ने पैसा नहीं भरा है, दिस इज नॉट पार्डनेबल. मतलब ये सजा माफ नहीं की जा सकती. आपको फिर से ये चीज रिपीट करने का मौका नहीं दिया जाएगा. मिसकंडक्ट अंडर अट्रैक्टिंग डिसरेप्यूट. वेरियस रिमाइंडर्स आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिए. दिस इज इंफॉर्मेशन कॉल्ड बाय अथॉरिटी. यू रिमेंबर दैट चार्ट इंफॉर्मेशन वाला? ये देखो यहाँ पे अथॉरिटी ने इंफॉर्मेशन बहुत बार मांगा बट आपने नहीं सप्लाई किया. डिसरेप्यूट अंडर 241 डिसरेप्यूट अट्रैक्ट. यहाँ पे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू द फर्स्ट शेड्यूल कम्स टू एन एंड. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं. Question number 52. Mr. B, a chartered accountant in practice, was invited to deliver a seminar on GST, which was attended by the professionals as well as a representative of various industries. ठीक है. On one session, ये जो सेशन था, एक सेशन, ऑडियंस रेज्ड अ पर्टिकुलर इशू ओवर द यूनिक टू द इंडस्ट्री. बोलता है कि यार हमारे इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम्स है. मिस्टर बी enthusiastically explained the issue and elaborated how he actually solves this for the client facing the same issue. बोलता है कि जो दूसरे क्लाइंट्स हैं उसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, उसके बारे में उन्होंने एग्जाम्पल्स में जो उनके पास ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड कंटेंट था वो उन्होंने फुल आइडेंटिफिकेशन के साथ सारा चीज़ बता दिया रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेकर के. कॉमेंट ऑन दिस एक्ट इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स. क्या पढ़ाते समय हम क्लाइंट्स की डिटेल्स को यूज़ करें एग्जाम्पल्स देने के लिए? चलेगा? Absolutely no guys, this is a professional misconduct. Why? Because you are using the content of your client, you are breaching confidentiality. So if you are breaching confidentiality, this will not be allowed. ठीक है. So confidentiality मतलब ऐश्वर्या राय क्लॉज, ऐश क्लॉज 112 as well as guys SQC 1 आपको कोरिलेट करना है. क्वेश्चन नंबर 53. XYZ company has applied to the bank for loan facilities. The bank, on studying the financial statements of the company, notices that you are the auditor and request you to visit the bank for discussion. In the course of the discussion, the bank asks for your opinion regarding कि ये जो कंपनी है, जो आपकी क्लाइंट है, उसको हम लोग लोन दे क्या? आप उसके ऑडिटर हो, आप ज़्यादा जानते हो. सो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे. द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन योर वर्किंग पेपर्स. व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? क्या आप बैंक को ये सारा इंफॉर्मेशन देंगे या नहीं देंगे? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? फर्स्टली तो एब्सोल्युटली नो स्टूडेंट्स, वेरी नाइस. क्योंकि सी शेयरिंग द वर्किंग पेपर्स इज टोटली आवर डिस्क्रिप्शन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज क्या कहता है? यू शुड नॉट शेयर द क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द क्लाइंट. अगर आपने विदाउट द परमिशन ऑफ द क्लाइंट ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल. Everyone understanding this? Super easy. So in the instance case, the bank has asked the auditor for the information. So अगर आपको लगता है कि कोई confidential information नहीं है, normally you can share this तो ठीक है. अगर working papers में information है तो it is your own discretion. 230 का एक resemblance put कर देंगे. बट हाँ, कोई भी confidentiality breach करने वाली चीज़ will attract professional misconduct. चलो, very good. Next is question number 55. Mr. Parekh, a chartered accountant, was invited by the Chamber of Commerce to present a paper in symposium on the issues faced in the leather industry. During the course, आपने सेम वही वाला पॉइंट कि आपके क्लाइंट का कोई इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल के नाम पे यूज़ कर लिया.
क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के लोग बैठे थे। बॉस दिस विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हम कोई भी ट्रेनिंग, सेमिनार, क्लास करते समय हमारा क्लाइंट के डेटा का यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। हाँ, मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इज, मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप डेटा को चेंज कर दो, क्लाइंट का नाम मत लिखो, मैनिपुलेशन कर दो, एंड सिर्फ फॉर्मेट बताना है तो बात अलग है, ठीक है। सो यूजुअली व्हाट वी पर्सनली डू इज वेन एवर आई एम टीचिंग IFC, अगर मैं IFC FR ऐसा कोई कंसेप्ट बता रही हूँ, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बता रही हूँ क्लास में, सो इवन आई यूज द डेटा, बट दैट डेटाज आर चेंज्ड। मैं नंबर्स चेंज कर देती हूँ, नाम नहीं लिखती हूँ, कंपनी का नाम चेंज कर देती हूँ। सो इट इज नॉट द सेम डेटा वेर इन द कॉन्फिडेंशियलिटी इज लॉस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 goes like this. Mr. Mohan is a PCA. He issued a certificate of consumption which did not reflect the correct factual position of the consumption of the raw material by the concerned entity. It was found that the certificate is given on the basis of the data which is appearing in the minutes book or in the minutes of the board meeting. ये तो गलत किया। बिपाशा बासु क्लॉज विदाउट वेरिफिकेशन आपने सर्टिफिकेशन दे दिया, एज वेल एज यहाँ पे आप नेग्लिजेंस भी कोट कर सकते हो। वेरी वेल सेड, 212 एज वेल एज नेग्लिजेंस भी कोट हो सकता है। सो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि सर्टिफिकेशन विदाउट वेरिफिकेशन है। चलो, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. मिस्टर ए, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वॉज the auditor of A Limited. During the financial year 2019-20, the investment appeared in the balance sheet of the company for rupees 10 lakhs and was of the same amount in the last year. बोलता है कि इन्वेस्टमेंट जो करंट ईयर था सेम इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर भी था। Later on it was found that the company's investments were only 25,000. Oh my god, फर्क होता है भाई साहब, सुधर जाओ। 25,000 और 10 लाख में फर्क होता है। बोलता है 10 लाख बताया है, जो लास्ट ईयर भी 10 लाख था और एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 25,000 थी। इन्वेस्टमेंट को इन्होंने इन्फ्लेट किया था इन ऑर्डर टू टेक अप लोन्स फ्रॉम द बैंक। बोलो सही किया या गलत किया? गलत किया देवसेना। विदाउट वेरिफिकेशन, ग्रॉसली नेग्लिजेंट, 2, 7, 8 अगैन विल कम इन टू पिक्चर। यस, देखो 2, 7 एंड 8। सो विदाउट वेरिफिकेशन, ड्यू डिलिजेंस फॉलो नहीं किया एंड बेसलेस ओपिनियन दे दिया आपने। सो 2, 7 एंड 8 will be the point of the answer. Question number 57. Lily, a chartered accountant, prepares a certificate projected financial statements on his client Amazon Limited. Amazon Limited forwarded the same to the banks to secure the loans. अरे यार, ये तो वही वाला क्लॉज सिलीना जेटली। अगर आपने फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देने की कोशिश की है तो यू शुड अप्लाई SAE 3400। अगर SAE 3400 आपने यूज नहीं किया तो बॉस दिस विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हाँ, जब भी आप फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लिखना है, और व्हाट यू नीड टू राइट इज बेसिस ऑफ ओपिनियन। आपको ये लिखना होगा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, यू आर नॉट वाउचिंग फॉर द वेरिफिकेशन, ये सब कुछ लिखना रहेगा। सो दिस इज सिलीना जेटली क्लॉज। अगर लिली भाई साहब है या बहन जी हैं, सो लिली बहन ही लग रही है। सो लिली बहन ने अगर ये सब नहीं किया है, ही हैज़ प्रिपेयर्ड एंड सर्टिफाइड, खुद ने बनाया भी और सर्टिफाई भी किया प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेजॉन लिमिटेड के लिए, बॉस गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग गाइज, अगर क्लॉज नंबर आप गलत कोट कर रहे हो या क्लॉज के अंदर का कंटेंट आप गलत लिख रहे हो, यू मे लूज द मेजर मार्क्स फ्रॉम द गिवन केस, ठीक है। तो जो नॉर्मली आपका क्वेश्चन है उसमें अगर आपने क्वेश्चन का जो क्लॉज नंबर है वो नहीं लिखा या फिर क्लॉज अच्छे से नहीं लिखा, मेजर मार्क्स डिडक्ट होता है। सो आई जस्ट टेल यू हाउ द फ्रेमिंग इज डन। सो क्वेश्चंस के लिए 1 mark is given to right clause number, 1 mark is given to right clause writing, 1 mark is given to the appropriate case, and last 4th mark is given to appropriate conclusion. So where you write wrong number, wrong clauses, they may directly deduct 2 marks. ठीक है, तो 4 में से 2 मार्क डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. CA AB, a practicing chartered accountant, is a promoter director of ABG Limited, and moreover he is also a sleeping partner in the family business of garments.
of the manufacturing firm. Is CAAB liable for professional misconduct? स्लीपिंग पार्टनर है, देखो वो ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, स्लीपिंग पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो क्या ये मिसकंडक्ट है या नहीं है? दो चीज टैप होगी गाइस। पहला, एक तो आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ये वाला क्लॉज देवानंद क्लॉज, राइट। सो आप पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते अदर देन दोज पर्सन जो प्रोफेशनल है। एंड दूसरा चीज, आप फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्लॉज नंबर 11 विल ऑल्सो कम इन टू पिक्चर। बट हाँ मैम, अगर ये जो पर्सन है, एक मिनट, पार्टनर का बाद ये देखो प्रमोटर डायरेक्टर, ये जो प्रमोटर डायरेक्टर वाली बात की है, प्रमोटर डायरेक्टर मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप प्रमोटर डायरेक्टर हो, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर हो, तो वहां पे वो जनरली अलाउ होता है। यस, वेरी वेल सेड। So clause number 11 debars any person to engage, who is already engaged in practice to join any business or occupation other than the profession of chartered accountancy unless it is generally permitted by institute. So acting as a promoter director, there is no bar for a member to be a promoter, signatory of MOA, AOA. ठीक है। सो यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर के लिए बात करते हैं, प्रायर अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस मे एंगेज इन द फॉलोइंग कैटेगरी। पॉइंट नंबर 1, amongst the point, a business or occupation after obtaining prior approval in case of interest in the family business। तो जहाँ पे आपने इंटरेस्ट गेन किया है, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो बॉस आपको परमिशन लेने की जरूरत होगी। बट मैम, अगर मैं सिर्फ प्रमोटर डायरेक्टर हूँ तो यू आर नॉट guilty. So acting as a promoter director, not guilty. Acting as a sleeping partner in the business, guilty of professional misconduct as you have not taken prior approval. Next, ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे गलत काम किए हैं ये जयप्रकाश भाई साहब ने। The disciplinary directorate of ICAI received an information of alleged misconduct against Mr. Jayaprakash, the proprietor of JP and Associates as follows. Point number 1, इतनी कंप्लेंट्स मिली है डायरेक्टर डिसिप्लिन को। अभी हमको डिसाइड करना है कि डायरेक्टर डिसिप्लिन क्या करें, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ठीक है। ऑडिट ऑफ द कॉलेज वाज एक्सेप्टेड बाय जेपी, जहाँ पे जेपी खुद पार्ट टाइम लेक्चरर है। ओहो, जहाँ पे आप खुद लेक्चरर हो और आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया है, तो चलेगा या नहीं चलेगा? He has not taken up the permission. Absolutely not, नहीं चलेगा। Which clause is this? दीपिका पादुकोण clause, ठीक है। Clause 4, Part 1, second schedule. Very good. An event relating to CSR was sponsored by JP and Associate, ठीक है। Sponsorship CSR करना अच्छी बात है। Whereby in the sponsorship banner, the name of Mr. Jayaprakash was written as CA Jayaprakash, proprietor of JP and Associates was mentioned. गलत किया देवसेना, क्या किया? गलत किया देवसेना। ये सॉलिसिटेशन वाले क्लॉज में 6 Part 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में गलत किया बताया है। क्लॉज 7 आएगा, 6 आएगा? यस स्टूडेंट्स, 7 या 6 क्या लिखें? 6 नॉट 7, ठीक है। 7 इज एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल अटेनमेंट्स। यहाँ पे आप सॉलिसिट कर रहे हो अपने फर्म का नाम दे करके, ठीक है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ, ये भी फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट है, ये भी फर्स्ट शेड्यूल, ये कौन सा बोला था ये हम लोगों ने, नहीं ये सेकंड शेड्यूल का है, तो एक फर्स्ट शेड्यूल का एक सेकंड शेड्यूल का है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ अलॉन्ग विद सर्टन एविडेंसेस अगेंस्ट मिस्टर जयप्रकाश, ही वाज फाउंड गिल्टी। सो इंस्टेड जो डीडी है, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, he was under remand and fine of rupees 1 lakh was imposed against him as on the order dated 12th of July 2020. Okay, against this order Mr. Jayaprakash preferred an appeal. Jayaprakash टस से मस नहीं हो रहा, अरे गलती तो मानेंगे नहीं, झुकेगा नहीं साला, है ना, झुकेगा नहीं साला, ऐसा हो रहा है। सो appellate authority को 17th of August 2020 by submitting a statement of appeal with the application of the form. During the appellate proceedings, it was discovered, क्या चीज, that it was discovered that the said statements of the appeal contained some facts which were false. Oh my God, जयप्रकाश जी, कुछ तो लाज शर्म कर दो यार। आपने इंस्टीट्यूट को
कोई डेटा दिया है वो भी नोइंगली टू बी फॉल्स, ये भी एक अपने आप में मिसकंडक्ट है. फॉल्स इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू इन शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल का मिसकंडक्ट आएगा ये. वेरी गुड. सो मिस्टर जयप्रकाश हैज वायलेटेड विच प्रोविजंस, हम लोगों ने सारे प्रोविजंस लिख दिए. बिफोर विच अथॉरिटी द मैटर विच कुड हैव बीन प्लेस्ड. अभी देखो सेकेंड शेड्यूल दिख रहा है, तो कौन सी अथॉरिटी के सामने मैटर प्लेस किया जाएगा? बीओडी या डीसी? बीओडी और डीसी. सेकेंड शेड्यूल का मिसकंडक्ट है. यस, दिस इज डिसिप्लिनरी कमिटी. एंड कुड हैव इम्पोज्ड द अथॉरिटी. कितनी पेनल्टी लग सकती है? वो 5 लाख रुपए वाली पेनल्टी लग सकती है. रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर्ड फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स एज द अथॉरिटी डीम्स फिट. So this is the answer. आंसर भी देख लो. जयप्रकाश हैज वायलेटेड, ये पार्ट 1 ये हम लोगों ने देखा. फिर 11 भी हम लोगों ने देखा. ठीक है. क्लॉज 6 भी हम लोगों ने देखा, वो सॉलिसिटेशन वाला. ठीक है. सीए लोगो यूज़ कर रहा है. सीएसआर एक्टिविटीज़, ये गलत किया देवसेना. फिर ये देखो इंफॉर्मेशन गलत दी, डिसिप्लिनरी इसको, तो ये भी सेकेंड शेड्यूल का है. तो अगर ये सेकेंड शेड्यूल का है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो मिसकंडक्ट फर्स्ट शेड्यूल में है एज वेल एज सेकेंड शेड्यूल में है, दिस कैन बी प्लेस्ड बिफोर डीसी. द मैक्सिमम पनिशमेंट जो भी प्लेस होगा वो होगा रिमांड, रिमूवल ऑफ द नेम परमानेंटली और फॉर द ड्यूरेशन एज डीसी डीम्स फिट, imposing penalty up to ₹5 lakh. Mark this क्वेश्चन एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. लॉन्ग टाइम पेंडिंग है, ये आरटीपी में पूछा हुआ कंसेप्ट है. क्वेश्चन नंबर 60. Comment with reference to the Chartered Accountancy Act and schedules thereto. CAD, a practicing chartered accountant, was appointed as director simpliciter. बोलो डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बनना अलाउ है या नहीं है? डायरेक्टर सिंप्लिसिटर ऑफ द कंपनी. ही इज गिल्टी और नॉट गिल्टी. ठीक है, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था. बट यहाँ पे देखो, आफ्टर सर्विंग एज द डायरेक्टर ही रिजाइन एंड उसके बाद ही डायरेक्टली एक्सेप्टेड एन एंगेजमेंट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. अब ये सही है या नहीं है? स्टूडेंट्स कई बार ऐसा करते हैं कि जो स्टार्टिंग वाला केस है ना, उतना ही देखने के बाद वो लोग कह देते हैं नॉट गिल्टी नॉट गिल्टी. बट वो लोग नीचे पढ़ते ही नहीं हैं कि बॉस यहाँ पे एटलीस्ट कूलिंग पीरियड चाहिए आपको 2 years का. सो जब भी आप एज डायरेक्टर रिजाइन कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 years का पीरियड चाहिए, 2 years का कूलिंग पीरियड चाहिए टू एक्ट एज एन ऑडिटर. तो यहाँ तक डायरेक्टर सिंप्लिसिटर में कोई दिक्कत नहीं. बट आपने रिजाइन करने के बाद डायरेक्टली स्टार्ट किया स्टैट्यूटरी ऑडिटर, गलत किया देवसेना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. Dear Chartered Accountant in practice was appointed by Reality Limited to represent the cases before GST under a duly executed power of representation. In the course of proceedings, he submitted certain statements, written as well as oral, which was later found misleading. Comment in the light of the professional code के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया है एंड जो डेटा उनको मिला क्लाइंट के बेसिस पे वो उन्होंने आगे जाकर के सबमिट कर दिया. बट बाद में उनको पता चला कि जो डेटा सबमिट किया वो गलत किया. मिसकंडक्ट है या नहीं है? नॉट गिल्टी. वाई दिस इज नॉट गिल्टी? दिस इज एक्चुअली ईशा दियोल क्लॉज एंड फराह खान क्लॉज के हाइडिंग मटेरियल फैक्ट्स एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट. बट अगर हाँ, दिस सबमिशन इज डन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, दिस सबमिशन इज डन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, अगर क्लाइंट के बिहाफ पे सबमिशन किया है तो बॉस यू योरसेल्फ विल नॉट बी डायरेक्टली रिगार्डेड एज गिल्टी. mere representation on behalf of client. ठीक है. तो ये चीज आपको एक्चुअली क्वेश्चन में ढूंढनी है कि इन दिस गिवन केस वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन का काम कर रहा है या अपना दिमाग लगा कर ही इज हिमसेल्फ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट्स. हियर द राइट आंसर इज नॉट बी हेल्ड गिल्टी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62. In the course of audit assignments, Messrs. Belly Limited, CS Soft came to know
that the company, due to financial crunch, was unable to meet employees' salary. Employee's salary has taken a loan of rupees 50 lakhs from employee gratuity fund. The said loan did not reflect in the books of accounts of the company and the auditor ignored the transaction. Oh my god, auditor तो बड़ा ignorant निकला. Comment with reference to Chartered Accountancy Act and regulations there too. This is a material fact or material misstatement? Absolutely, this is a material fact. This is a material fact. यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई साहब, अगर आपने ये मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया, ग्रॉसली नेग्लिजेंट वाला क्लॉज मत लिख करके आना. ये मटेरियल फैक्ट है जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया है. ठीक है. तो दिस इज क्लॉज नंबर 5 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल. क्वेश्चन नंबर 63. Mr. Joy, a chartered accountant, during the course of audit of Messrs. XYZ Limited, came to know that the company had taken a loan of rupees 10 lakhs from the employee provident fund. देखो सेम चीज़ है. जहाँ पे भी आपको ये दिखाई दे कि यार एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में से, ग्रेचुटी फंड में से, फंड वाले जब भी क्वेश्चन आए ना, समझ लो कि ये फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है. क्लॉज नंबर 5 में मिसकंडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. A practicing chartered accountant was appointed to represent the case, बेसिकली टैक्सेशन अथॉरिटी के सामने. कुछ तो एक्सप्लेनेशन है जो हम लोग बोल रहे हैं कि यार ये आप सबमिट कर दो, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड टू बी फॉल्स. हम लोग बोलेंगे कि मियर रिप्रेजेंटेशन है तो यू आर नॉट लायबल. नेक्स्ट. मिस्टर शीतल, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ SS Limited, came to know that the company had taken loan. again same facts पे क्वेश्चन है ना. लोन लिया हुआ है अगेंस्ट द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. तो क्लॉज नंबर 5 के ऊपर क्वेश्चन है. नेक्स्ट 65. मिस्टर अनिल, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, was the auditor of A Limited during the financial year 15-16. The investment appeared on the balance sheet. अरे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 25,000 बताया, हद होती है यार इन्फ्लेशन की. सो ये सेम क्वेश्चन 2 में भी आ सकता है, नेग्लिजेंस में भी आ सकता है, 8 में भी आ सकता है. बॉस बहुत ही ना इंसाफी है. 25,000 के इन्वेस्टमेंट को आपने 10 लाख इन्फ्लेट किया है और ऑडिटर ने भी ये देखा नहीं. बहुत गलत किया देवसेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. CAD, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम. ऑडिट को उन्होंने बोला था कि हम लोग ऑडिट कंप्लीट कर देंगे बाय सितंबर. बाद में AGM आ गया, AGM सर पे है और बॉस आपने रिपोर्ट्स वगैरह दिए नहीं, तो यू आर नॉट डेलिजेंट. देखो रिपोर्ट टाइमली ना देना इज ऑल्सो अपने आप में ग्रॉसली नेग्लिजेंट. ओके. सो क्लॉज नंबर 7 विल कम इन टू पिक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. CA Chiranjeev, who conducted the audit of ABC Limited of Haryana Daily New Era, certified the circulations of the figures based on the management information system. Circulation of the magazines, periodicals आपने certify कर दिया है without even understanding कि ये नंबर सही है कि नहीं है. जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से डेटा आया उस डेटा के ऊपर आपने कमेंट कर दिया. सही किया, गलत किया दिया उसे ना, यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट. ये सेम क्वेश्चन मैंने सार में भी लिखा करके रखा है. just talking about सार. आप जो सार वाला किताब है ना साथ में ले करके बैठिएगा. सो क्लॉज नंबर 7 में यू विल बी एबल टू सी दिस ऑल्सो. तो एग्जाम्पल्स के नाम पे ये सारा चीज़ हम लोगों ने लिख करके रखा है. सी लुक एट दिस कि पेड अप शेयर कैपिटल, यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट. टाइमली बेसिस पे आपने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया. हेड ऑफिस 2 डिफरेंट सर्टिफिकेशंस किया है. और यहाँ पे भी देखो बेसलेस ओपिनियन, सर्टिफाइंग द सर्कुलेशंस ऑफ पीरियोडिकल्स मैगजीन, ये क्लॉज नंबर 8 में आना चाहिए. यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट एज वेल एज क्लॉज नंबर 8 यू कैन राइट इट. जहाँ पे भी पीरियोडिकल्स मैगजीन्स सर्कुलेशन वाला पॉइंट आया ना, यू कैन वेरी वेल राइट दिस एज क्लॉज नंबर 8 ऑल्सो. देखो पीरियोडिकल्स. सो Z, a practicing chartered accountant, issued a certificate for circulations of periodicals without going into most elementary details of how the circulations of periodicals was being maintained. That is, by not looking into the financial records. इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, not even examining the actual payments done or not,
उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ 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 इतना कॉपी सर्टिफाई मतलब इतना कॉपी सर्कुलेट हुआ है बॉस। क्लॉज नंबर 8 अभी अभी सिखाया, क्लॉज नंबर 8 सर्टिफाइंग द सर्कुलेशंस ऑफ पीरियोडिकल्स और मैगजीन्स। नेक्स्ट, नम एंड कंपनी कंडक्टेड द स्टॉक ऑडिट। ओ ये तो वही वाला पॉइंट है, स्टॉक ऑडिट कंडक्ट करने बोला और स्टॉक के नाम पे आपने सिर्फ और सिर्फ जो मैनेजमेंट ने फोटोग्राफ्स दिए उस पर भरोसा कर दिया। आपने ना फिजिकल वेरिफिकेशन किया, ना आपका खुद का दिमाग लगाया, ना एनालिसिस किया, ना कुछ। आओ देखा ना ताओ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे विदाउट इंस्पेक्शन आपने सिर्फ फोटोग्राफ्स के बेसिस पे सर्टिफिकेशन दे दिया। सही किया या गलत? गलत किया देवसेना। लुक एट दिस पॉइंट, कहाँ गया? स्टॉप। अडॉप्टिंग द आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ स्टॉक विदाउट वेरिफिकेशन, कौन सा क्लॉज आएगा? ग्रॉसली नेग्लिजेंट वाला क्लॉज आएगा, ग्रॉसली नेग्लिजेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70, द कैशियर ऑफ द कंपनी कमिटेड अ फ्रॉड एंड एब्सकॉन्डेड। एब्सकॉन्डेड का मतलब होता है पैसे लेकर के भाग गया। With the proceeds thereof, the chief accountant of the company also did not know what when the fraud occurred. मतलब accountant को भी पता नहीं चला। In the course of audit, even the auditor failed to discover the same. After the audit was completed, the fraud was discovered by chief accountant. जब ये fraud हुआ तब accountant को नहीं पता चला, but बाद में उसको पता चला। तो चीफ अकाउंटेंट थोड़ा सा भड़क गया, बोलता है कि ऑडिटर आप कर क्या रहे थे? आपको तो एटलीस्ट थोड़ा सा दिमाग लगा लेना चाहिए था, आपको तो यहाँ पे चेकिंग के लिए तो बुलाया था सर। और मैनेजमेंट ने दावा कर लिया कि आपने हैपहैज़र्डली ऑडिट किया है, सही मायने में नहीं किया है। कमेंट, क्या ये नेग्लिजेंस माना जाएगा? देखिए यहाँ पे ना शायद आपके दिलो दिमाग में ये चीज़ छपी हुई हो कि मैम हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने थोड़ी आए हैं, हमारा काम इन्वेस्टिगेशन करना थोड़ी है। बट बच्चों, कैश एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है। जहाँ कैश के बारे में बात आती है वहाँ पे डिटेल्ड चेकिंग करना अनिवार्य है। तो कैश इज़ अ सिग्निफिकेंट आइटम, यू शुड अप्लाई द रीजनेबल केयर क्वेश्चन। अगर आपने ये नहीं किया है, दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर 7 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल। यहाँ पे गिल्टी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71। सो बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा 7 और 8 में डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। क्लॉज नंबर 7 और 8, 7 क्या कहता है, 8 क्या कहता है? 7 कहता है अगर नेग्लिजेंस हुआ है, क्या हुआ है? नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है जिस एरिया में आपको थोड़ा सा स्किल, कॉशन मतलब थोड़ा सूझबूझ लगाना ज़रूरी था, आपने वहाँ पे लापरवाही की है, इसको हम लोग बोलते हैं नेग्लिजेंस। 8 कहता है कि जो एविडेंसेस की आपको ज़रूरत थी वो आपने इकट्ठा ही नहीं किया। मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, यहाँ पे ऐसा नहीं है एविडेंसेस नहीं मिले, यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं बट रीजनेबल नहीं मिले हैं जिस पे आप भरोसा कर सको। यहाँ पे आपने ज़्यादा एफर्ट्स ही नहीं लिए एविडेंसेस खोजने के लिए, ठीक है। सो 7 में यू वर नेग्लिजेंट कि ठीक है जो है वो ओपिनियन दे दो। 8 में यू गॉट एविडेंसेस बट यू वर नॉट दैट कीन टू ऑब्टेन रीजनेबल assurance, to obtain reliable audit evidences. So यहाँ पे it is baseless opinion और यहाँ पे you are acting as negligent। जो एरिया में आपको सूझबूझ लगाना था वो आपने नहीं किया, ठीक है। चलिए, now going to question number 71. A film artist was going abroad, okay, for a long shooting, deposited a sum of 20 lakhs with his tax consultant Mr. G for the payments of GST. When they were due, Mr. G duly remitted all but one installment. इसका मतलब क्या होता है? ये इंग्लिश है, ज़रा ध्यान दो। all but one installment का मतलब होता है सारी इंस्टॉलमेंट उन्होंने भरी, सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट उन्होंने नहीं भरी। He utilized the amount of installment which he did not pay to remit to the, खुद के इनकम टैक्स को पे करने के लिए उसने वो इंस्टॉलमेंट का पैसा यूज़ कर लिया। हावेवर जब भी वो GST रिटर्न भर रहा था आर्टिस्ट का, उन्होंने इंटरेस्ट के साथ खुद ने वो पैसा भुगतान कर लिया, ठीक है ना। मानुस को तो देखो कितना मतलब डिलिजेंट मानुस है।
ही ऑल्सो बोर फॉर हिमसेल्फ, उसने पूरा इंटरेस्ट भी बेयर किया। बोलो सही किया या गलत किया देवसेना? गलत किया देवसेना। इंटरेस्ट भरने से क्या फ़ायदा? मतलब ऐसा था कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा? जब भी प्यासे हो तब पानी तो दिया नहीं, जीएसटी भरना था तब भरा नहीं, फिर बोलते हो इंटरेस्ट के साथ हम लोग जीएसटी भर देंगे, अमृत पिला रहे हो, क्या फ़ायदा? बोलो चलाएगा? नहीं चलेगा। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 10 पार्ट 1 सेकेंड शेड, जूही चावला क्लॉज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72. A charitable institution entrusted rupees 10 lakhs with its auditor, Messrs. Ram and Company, chartered accountant firm, to invest in a specified security. The auditor's pending investments of the money deposited in its savings bank account, and no investment were made in the next 3 months. Oh my god. खुद के सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना है क्लाइंट का, या फिर सेपरेट बैंक अकाउंट में? सेपरेट बैंक अकाउंट में। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का पैसा है स्टूडेंट्स, अगर आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का पैसा मिला है, सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए। अगर आपने ये नहीं किया है, आपने खुद के सेविंग्स अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73. CAN was appointed as an auditor of Jal Limited. The company has the branches all over the states of Haryana. CAN, in consultation with management, decided to visit 6 out of 10 branches. Management decided to pay him 2 lakhs in advance. बोलता है कि जो इनकी फीस डिसाइडेड हुई थी उसमें से 2 लाख रुपए एडवांस देने की कोशिश की, क्योंकि ब्रांचेस को घूमना, मतलब ब्रांचेस में जाने के लिए थोड़ा घूमना पड़ेगा। तो CAN ने क्या किया पता है? क्लाइंट से ये जो 2 लाख रुपए आया ना, वो उसने खुद के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। बोलो सही किया? एंड डिड नॉट ट्रांसफर टू द सेपरेट बैंक अकाउंट। सही किया या गलत किया देवसेना? गलत नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये एडवांस फीस थी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर का ही पैसा है। अगर ये ऑडिटर का ही पैसा है तो चाहे जो मर्जी करो। अगर ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन में से एडवांस पैसा आपको मिल चुका है तो आपको कोई दिक्कत लेने की, कोई लोड लेने की बात नहीं है। ठीक है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी, बट इन दिस गिवन केस ही इज नॉट गिल्टी। व्हाई? बिकॉज CA को जो 2 लाख रुपया मिला है इज एन एडवांस ऑफ हिज फीस, तो ये तो उसका खुद का ही पैसा हो गया, तो चाहे जो करो, राइट? सो नॉट गिल्टी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74. A chartered accountant in practice certified in requisite form that an article assistant was undergoing training with him, whereas he was also employed with a company between 9:30 to 5:30. The last salary was 18,000 rupees. Attended the office of the chartered accountants until 7 p.m. The chartered accountant pleaded that the article assistant was on audit of that company. सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं? गलत बता रहे। ऐसा क्वेश्चन पढ़ करके शायद आपको ये फीलिंग आ गई होगी कि ये तो डमी आर्टिकल है। यस, सो बॉस, आपने जो इन्फॉर्मेशन गलत दी वो तो दी ही, एज वेल एज द चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ ब्रीच्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ द काउंसिल गाइडलाइंस। यहाँ पे काउंसिल गाइडलाइंस का ब्रीच हुआ है स्टूडेंट्स। सो एज पर क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल, a member shall be guilty of professional misconduct if he contravenes the provisions of the act or the regulations made thereunder. कोई भी गाइडलाइंस को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो ये गलत माना जाएगा। सो इन द इंस्टेंस केस द आर्टिकल असिस्टेंट वाज नॉट अटेंडिंग द ऑफिस ऑन द टाइमली मैनर जितना करना चाहिए था, हेंस गिल्टी अंडर 1, 2, 2. मार्क दिस एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये आपको एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन में आ सकता है। Next, question number 75. A chartered accountant in practice certified in requisite form that article assistant was same question. ये आज आपका होमवर्क है 1 to 2. Next, manager of ZX Private Limited approached CA Vineet in a need to certify in respect of consumption certificate of raw material without having COP
ये हुई ना पते की बात. Without having COP, CA Vineet issued the certificate to the manager, acting as मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूँ. एंड फिर उसको डर लगने लगा कि ओ माय गॉड मैंने तो ये गलत कर दिया. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट उसने तुरंत नेक्स्ट दिन COP के लिए अप्लाई कर दिया. बॉस ये गलत किया. नॉट बीइंग इन प्रैक्टिस, यू आर जस्ट क्लेमिंग इट टू बी इन प्रैक्टिस. तो यहाँ पे अपने प्रोविजन को भी गलत किया है, एज वेल एज इफ इट ऑल यू रिमेंबर देयर इज अ सेक्शन 24. कहाँ गया सेक्शन, रुको आई जस्ट मेक यू सी दैट. नॉट बीइंग, या हियर, penalty for false claiming, not being CA acting as a CA, not being PCA represents to be a PCA. यहाँ पे 24 का भी उल्लंघन किया है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट प्रोविजन का उल्लंघन हुआ है एंड पेनल्टी लगेगा. दिस इज अ मिसकंडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. Mr. P, Mr. Q are running a firm of chartered accountants in the name of P and Q. On 23rd of May 2017, they included the name of Mr. R as PCA without his knowledge. उन R को पता ही नहीं है, अते पते ही नहीं है R को, और उन्होंने सबमिट कर दिया है एप्लीकेशन बैंक का ये लेने के लिए. ठीक है. However, they added Mr. R as a partner of the firm, offering a share of 21% of the profit on 25th of May. My God, क्लेम कब किया था? 23rd को. एडमिट कब किया? 25th को. गलत किया ना देव से ना. सो दिस इज रेंडरिंग. ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाला चीज़ है. किस चीज़ के लिए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया? टेंडर्स के लिए. मतलब बैंक ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए आपने CAR जो कि आपका पार्टनर है ही नहीं उसको पार्टनर बना दिया. तो ये गलत है. क्लॉज 3 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल. फिट का T है. फॉल्स इन्फॉर्मेशन. एक मिनट, ये इंस्टीट्यूट को दिया है या इसको दिया है? लेट अस सी. प्रैक्टिस इन अच्छा इंस्टीट्यूशन को दिया है बच्चों. फॉल्स इन्फॉर्मेशन टेंडरिंग के लिए नहीं. फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू ICAI. हेंस दिस इज क्लॉज 3 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल. ठीक है. तो ये वाला वर्ड हाईलाइट करो, टू इंस्टीट्यूट. हाईलाइट दिस. ठीक है. चल आगे. Some miscellaneous question. Question number 78. Messrs M and Company, a sole proprietor chartered accountant firm in practice with an office in a busy belt of the city, had difficulty in regularly attending to the consultancy needs of the client. So because mostly उसके जो clients है वो industry area में located है, तो उसने क्या किया? उसने एक नया ऑफिस 26 किलोमीटर की दूरी पे, टू मिटिगेट दिस डिफ़िकल्टी, टू हैव ईज इन द बिजनेस, उन्होंने एक और ब्रांच ओपन कर दिया इन द हार्ट ऑफ द सिटी, बेसिकली इन द सेंटर ऑफ द इंडस्ट्री क्लस्टर. द प्रोप्राइटर मैनेज्ड बोथ द ऑफिस, एक तो खुद का ऑफिस एज वेल एज वो दूसरा ऑफिस. नो इंटीमेशन वॉज मेड टू द इंस्टीट्यूट. एग्जामिन एज पर द प्रोविजन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट. Very well recognized. Section 27 will come into picture. And in this particular case अगर हम देखने जाएं तो जो दूसरी ऑफिस है वो 26 लिखा हुआ है. यू रिमेंबर? या सो 26 लिखा हुआ है. सो जो दूसरा ऑफिस है इज विद इन 26 किलोमीटर्स, जो कि है वेल विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी इन विच फर्स्ट ऑफिस इज सिचुएटेड. तो यहाँ पे कोई गलती है या नहीं है? अगर ये विद इन 50 किलोमीटर्स है तो कोई गलती नहीं है. एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस? ये क्या है? 26 किलोमीटर्स फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द फर्म इन ऑर्डर टू मिटिगेट दिस. ठीक है. आई गेस ये सेम सिटी ही है ना? इंडस्ट्री, या सेम सिटी. So in this given case, M and Company, a sole proprietor, chartered accountant firm in practice, with an office in busy belt, had a great difficulty in regularly attending the consultancy need of the client. Therefore, a center was opened in the industry cluster and the proprietor managed both the offices. Though the distance between the office and the facilitation center, that is
sort of the second office is within the range of the 50 kilometers, but he'll be liable for professional misconduct. Why? Because as prescribed, intimation about the facilitation center and the main office should be sent to institute. So गलती यहाँ नहीं हुई है, हम लोग तो 26 में अटक गए. ये वाला पॉइंट कहाँ गया? नो इंटीमेशन वॉज मेड टू द इंस्टीट्यूशन. तो बोलता है कि जो फैसिलिटेशन सेंटर सेकेंड ऑफिस का ही सॉर्ट हो गया, दिस हैड टू बी गिवन टू इंस्टीट्यूट. ये नहीं किया तो गलत किया देवसेना, इसकी वजह से गलत हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे एम लाइबल है. मार्केट इंपॉर्टेंट, मिसरीड नहीं करना है, सिर्फ इतने ही उस पर अटक नहीं जाना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अदर मिसकंडक्ट. अदर मिसकंडक्ट दो जगह पे आता है, पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, पार्ट 3 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल, जो कि अदर देन प्रोफेशनल वर्क पे भी लग सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल काम पे भी या पर्सनल लाइफ में भी हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्निटी यूज करो. मिस्टर डाइस अ PCA was ordered to surrender his certificate of practice. So Mr. Dice के अगेंस्ट में क्या ये आया था, बोला कि सर बस करो, हाथ जोड़ता हूँ, आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस छोड़ दो. तो ऐसे जो पर्सन है, इन्होंने अपने आप को GST कंसल्टेंट का नाम दे दिया, क्योंकि ये एक्ट के हिसाब से चल रहा था. सो अब वो GST रिटर्न्स वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि GST एक्ट उनको परमिट करता है. उनके पास COP नहीं है, बट वो GST कंसल्टेंट बन करके अपना GST का कंसल्टेंसी संभाल रहे हैं. सही किया या गलत? हम लोग यूजुअली कहते हैं जैसे ही आपका COP कैंसिल हो जाता है, आप ऐसा कोई काम हाथ में नहीं ले सकते, आप ऐसा कोई काम हाथ में नहीं ले सकते जिसका एग्जीक्यूशन आप सिर्फ और सिर्फ CA के पोजीशन में करो. ठीक है, इन दिस गिवन केस GST रिटर्न प्रिपेयरर्स या फिर GST कंसल्टेंट आपको एक सेपरेट डेजिग्नेशन देने की अनुमति देता है अगर आपने GST एक्ट के तहत ये कंसल्टेंसी रजिस्टर की. सो फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, क्योंकि ट्विस्ट है इसमें वो पर्सन गिल्टी नहीं है. यू कैन वेरी वेल डू दैट. ठीक है, सो बट इफ ही इज डूइंग सो इन द अदर कैपेसिटी दैट इज GST कंसल्टेंट, तो फिर यू आर नॉट गिल्टी. नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ CA, यू आर नॉट गिल्टी. मार्क दिस एज अ वेरी इंपॉर्टेंट. दिलो जहाँ से फीलिंग आई हियर मैम गिल्टी गिल्टी गिल्टी, बट यहाँ पे गिल्टी नहीं है, क्योंकि GST कंसल्टेंट अपने आप में एक सेपरेटेड डेजिग्नेशन. चलिए नेक्स्ट. 81. CA Elegant is in practice for 2 years, run his proprietorship firm in the name of Elegant and Company. He maintains the notes in the mobile. गलत किया देवसेना. This is a kind of काउंसिल गाइडलाइंस ब्रीच करना. दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कि यार ये पर्सन खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना रहा है, और आपको तो काउंसिल गाइडलाइंस के तहत स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दी हुई है. क्या इंस्ट्रक्शन दी है? ये इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करने ही होंगे. जो मैंने आपको काउंसिल गाइडलाइंस पढ़ाई है उसमें से सबसे पहला ही पॉइंट नंबर 5 है, देखो, शुड मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट. यू कैन नॉट आर्ग्यू कि सर हम लोग वो मोबाइल में या फिर मोबाइल के एप्लीकेशन में एक्सपेंसेस, रिसीट्स ये सब बना करके रख रहे हैं. नो, दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर 122. नेक्स्ट, चार्जिंग फीस वाला पॉइंट है. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कम फीस चार्ज करता है, दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़्यादा फीस चार्ज करता है. जो पर्सन फीस ज़्यादा चार्ज कर रहा है, क्या वो गिल्टी है? नहीं. हम लोग कहेंगे कि जो फीस है बाय इंस्टीट्यूशन इज रिकमेंडेटरी इन नेचर. तो जो भी क्लेम कर रहा है कि अरे आपकी फीस तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा कोई क्लेम टीनेबल नहीं है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83. 83 क्या कहता है? मिस्टर एक्स इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, filed his income tax return for the assessment year 1819 under section 44 ADA of the Income Tax Act 1961, declaring his income on presumptive basis. In the disciplinary proceedings against him for an alleged misuse of the funds of his clients, he was asked to submit the books of accounts for the financial year 18.
मिस्टर एक्स रेफ्यूज टू सबमिट द बुक्स ऑन द ग्राउंड्स कि अरे यार मैं तो बुक्स सबमिट कहाँ से करूँ, मैं तो बनाता ही नहीं हूँ, आई एम नॉट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट इवन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, मुझे सब दिमाग में इधर इधर ही याद रहता है। ही इज सबमिटिंग हिज रिटर्न्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस और ना ही मुझे ज़रूरत है। तो बोलो अगर इनकम टैक्स के बेसिस पे आपको भले बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना बनाना हो तो क्या आप नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स करोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गलत किया देवसेना। दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 122. He is guilty. Next, question number 84. Messrs LMN, a firm of chartered accountants having 5 partners, accepts an audit assignment of newly formed private limited company for an audit of rupees 5,000. Comment with reference to the Chartered Accountants Act 1949 and schedules thereto. हम लोग कहते हैं कि देखो यार फीस जो चाहे मन मर्जी करो, क्योंकि जो कंपलसरी गाइडलाइंस के नीचे रिकमेंडेटरी गाइडलाइंस मैंने आपको सिखाई थी, रिमेंबर नेटवर्क के नीचे हम लोगों ने रिकमेंडेटरी गाइडलाइंस सिखाई और हम लोगों ने क्या बोला कि देखो ये सारा चीज़ मिनिमम स्केल है, देखो ये रिकमेंडेटरी इन नेचर है, नॉट मैंडेटरी है। तो अगर आपने कम फीस भी चार्ज की है डिपेंडिंग अपॉन योर कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क, चलेगा। क्या कोई मिसकंडक्ट है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, नॉट लायबल फॉर मिसकंडक्ट। नेक्स्ट, CA Nataraj in practice accepted an assignment as an advisor and consultant to the public issue of the shares by his client Messrs Super Limited. Besides helping the company as an advisor, he also underwrote a public issue of the company to the extent of rupees 25% at a commission of 1%. So उसने underwrite किए हैं shares को। Remaining shares were underwritten by the bank and other financial institution on the same rate of commission. He contends that above assignments are the part of the management consultancy work permitted by the council of the institution. Do you agree with the said view of Mr. Nataraj? Please showcase this as per the applicable code. क्या आप अंडरराइटिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के हिसाब से फ्रैंकली स्पीकिंग आप पोर्टफोलियो ब्रोकिंग अंडरराइटिंग नहीं कर सकते। अगर सीए नटराज ये कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो MCS है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज है, बिल्कुल नहीं चलेगा, ई नॉट ऑलवे, ठीक है, दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नेक्स्ट, P. A chartered accountant in practice provides the management consultancy and other services to the clients. During 2000, looking at the growing needs of his client to invest in the stock market, he advised them on portfolio management services. अब दिक्कत यहाँ पे देखो, whereby he managed the portfolios of his client. Is he guilty? अभी हम लोग पूर्वी नहीं कर सकते। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग, ब्रोकिंग यू कैन नॉट डू। 2 सख्त मना करता है। नेक्स्ट, मार्क दिस एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन 87 इंपॉर्टेंट। CA कुमार हु इज कंटेस्टिंग द सेंट्रल काउंसिल इलेक्शंस, आने के फुल चांसेस है, ऑफ इंस्टीट्यूट एंगेज हिज आर्टिकल असिस्टेंट फॉर इलेक्शन कैंपेन। आर्टिकल असिस्टेंट को ये बोला कि बेटा तुम ना थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग वगैरह करिए सो दैट व्हेन यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका पास ऑलरेडी नेटवर्क रेडी रहेगा, ठीक है, इट विल बी एनहांसिंग योर करियर। So promising him that these contacts will influence with the influential people will help him in enhancing his career. So क्या ये जो मिस्टर कुमार ने किया सही किया या गलत किया? गलत किया देवसेना, this is other misconduct. Frankly speaking, this is as good as you are attracting disrepute to council. तो यहाँ पे आपने गलत काम किया है। हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी इवन इन हिज प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ आपको यूज करना चाहिए था। एनी काइंड ऑफ डिविएशन फ्रॉम द सेड स्टैंडर्ड विल अट्रैक्ट मिसकंडक्ट, विल एक्सपोज हिम टू डिसिप्लिनरी एक्शन। मार्क इट very very important, expected exam. Question number 88. Comment on the following with reference to the Chartered Accountancy Act and schedules thereto. WCP and Company
LLP are the internal auditors of DEF Limited. WCP and Company LLP also agreed to undertake GST audit of the said company simultaneously. क्या एक इंटरनल ऑडिटर जीएसटी ऑडिटर बन सकता है? यू रिमेंबर मैंने ना आपको क्लास में ये चीज़ समझा करके रखी थी कि स्टैट ऑडिटर जीएसटी ऑडिटर बन सकता है, इंटरनल ऑडिटर स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकता, इंटरनल ऑडिटर जीएसटी ऑडिटर नहीं बन सकता, स्टैट ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर बन सकता है. रिमेंबर दैट? सो इन दिस गिवन केस, कैन एन इंटरनल ऑडिटर ऑफ द एंटिटी take up the execution of GST audit simultaneously? Absolutely not. Will be guilty under professional misconduct. Next, question number 89. Comment the following with reference to the Chartered Accountancy Act. Mr. A, a practicing CA working as a proprietor of Messrs. A and Company, he went to abroad for 3 months. He delegated the authority to CA, his employee, for taking care of routine matters. चलेगा? चलेगा. He issued the questionnaires. चलेगा? चलेगा. He acted as a representative. चलेगा? चलेगा. Which clause this is? लालू प्रसाद यादव clause. ठीक है? जहाँ पे हम लोग कहेंगे कि signing on behalf of a CA can be done by any another CA who is in एम्प्लॉयमेंट के लिए ओनली एंड ओनली रूटीन वर्क्स अलाउड है. बट अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करवाना चाहते हो तो पीसीए बीइंग पार्टनर सिर्फ उन्हीं को अलाउ है, एल्स मिसकंडक्ट. सो दिस इज लालू प्रसाद यादव क्लॉज 12(1) फर्स्ट शेड्यूल. नेक्स्ट, मेसर्स अमूधन एंड कंपनी received rupees 2.8 lakhs in January on behalf of one of its client who was abroad. Deposited the firm कंपनी के नाम पे उसने पैसे जमा कर दिए. जूही चावला क्लॉज 10(1) सेकेंड शेड्यूल. सीए रमन कैंपेनिंग करवा रहा है, यह है अदर मिसकंडक्ट. नेक्स्ट, मिस्टर अनिल अ पीसीए डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क ऑफ ऑडिट इन टाइम एंड यार सही समय पे आपने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया, नेग्लिजेंस. 7(1) सेकेंड शेड्यूल. ये आरटीपी में आया हुआ क्वेश्चन 2019 में. कोई भी एक आधा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है. दिस इज अगेन एक्सपेक्टेड एग्जाम. दिस इज द क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी चीजें आपको हैपजार्ड दी हुई है. मिस्टर ए, अ न्यूली क्वालिफाइड CA, started his practice, sought client through the telephone calls from the family and friends. Almost all of them employed in one another retail business. One of his friend, Mr. X, gave him an idea to start online service and give the stock certificate to the traders. क्योंकि हर ट्रेडर को कैश क्रेडिट के लिए वो स्टॉक स्टेटमेंट चाहिए ही होता है. तो एक फ्रेंड ने उसको जब बोला कि यार तेरे सारे फ्रेंड्स फैमिली जो है वो रिटेल बिजनेस में, तो एक काम करना स्टॉक सर्टिफिकेट देना शुरू कर दे. सो मिस्टर ए स्टार्टेड विद अ वेबसाइट, कैची कलर्स, बोलो कुछ गलत किया, वेबसाइट चालू किया और कैची कलर्स यूज किया. चलेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट, shared the websites on all the social media posts and tagged 30 local communities along with a caption that easy online stock certification services. चलेगा या नहीं चलेगा? ओके, आई एम कीपिंग दिस ऑन होल्ड. और एक गलत इन द सेंस, और एक काम किया उन्होंने. क्या किया समझो. He entered into the agreement with the digital marketer, gave him 5% कमीशन कि आप जो भी सर्विसेज प्रोक्योर करके आओगे, मतलब जो भी लीड्स मुझे मिलेगी उसका 5% आपका. अब ये 3 चीज़ें हुई है, बताओ. 1, 2, 3. इसमें से क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही? कैची कलर्स इज एब्सोल्युटली सही, ये हम लोगों ने 1000 बार पढ़ लिया. नीचे वाला क्वेश्चन देखो, वेबसाइट को शोकेस करना ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सही है या नहीं? दिस इज अ कंप्लीट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ काउंसिल गाइडलाइंस. ये सॉलिसिटेशन है गाइस, ये सॉलिसिटेशन है. एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पे उन्होंने इस पॉइंट पे कोई जवाब नहीं दिया है कि बिसाइड्स दिस ही इवन शेयर्स 5% ऑफ द कमीशन विद अ डिजिटल मार्केटर. मैंने आपको क्लास में भी ये चीज़ समझा करके रखी थी कि वो जस्ट डायल वाला कमीशन लेकर के जाता है.
सो उसके लिए गिल्टी होगा या नहीं होगा. दीज आर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस गाइज. नाउअडेज डिजिटल मार्केटिंग में परसेंटेज वाइज ही कमीशन शेयर होता है. ठीक है. तो यहाँ पे इवन दिस क्वेश्चन, दिस इज एन इंस्टीट्यूट क्वेश्चन, आंसर में ये पॉइंट के ऊपर वो लोग साइलेंट है. ठीक है. स्पेसिफिकली स्पीकिंग शायद आपको दिमाग में आना चाहिए था वो शेयरिंग, बॉबी देओल क्लॉज, शेयरिंग ऑफ परसेंटेज, SCB, शेयर कमीशन और ब्रोकरेज. ठीक है, वो आना चाहिए था आपके दिमाग में. कूल है. बट इन्होंने आंसर नहीं लिखा है. तो मैम हमको लिखना है कि नहीं लिखना है? अगर यही क्वेश्चन आया ना तो क्लॉज 6 में इस बात को लेकर के गिल्टी ठहरा करके आना. विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि दोनों ही क्लॉज 6 एज वेल एज 2 जो भी आप कोट कर रहे हो फर्स्ट शेड्यूल का है, तो पेनल्टी तो सेम ही रहने वाली है. तो उसको गिल्टी बता करके आना 6 के अंदर. नेक्स्ट क्लॉज D, ये सेम पॉइंट है. डायरेक्टर उसने रिजाइन किया और एक्सेप्ट द पोजीशन एज ऑडिटर. ये गलत किया. 2 साल का कूलिंग होना चाहिए था बट आपने नहीं रखा है. गिल्टी अंडर 412. KYC norms 92. Mr. F, chartered accountant, gave advisory services to PQR Private Limited. Further, he gave them GST consultancy and helped in ERP setup. Later, the company turned out to be a part of group of companies involved in money laundering. Oh my God! Mr. F was asked to provide the details of the companies. Mr. F refused on the grounds that he gave only consultancy. बोलता है कि मैंने कहाँ कोई ज़्यादा काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ कंसल्टेंसी दी थी, उसमें क्या मैं उसका पूरा चिट्ठा पिट्ठा देखूँ. बोलो, क्लाइंट का KYC लेना चाहिए या नहीं चाहिए? लेना चाहिए. मिस्टर F, गलत किया है आपने, गलत किया बाहुबली. KYC नॉर्म्स के तहत जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो उस क्लाइंट का इंफॉर्मेशन आप लेकर के रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. दिस इज ऑलरेडी डन. ये आज के लिए आपका होमवर्क है. दिस इज लालू प्रसाद यादव क्लॉज, जिसमें आपने आपके एम्प्लॉयज़ को बोला है इन सारी चीज़ों को साइन कर देना. बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? वो आज आपका होमवर्क है. ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है. यू रिमेंबर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस? क्या हम कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए डायरेक्टर, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर? एब्सोल्युटली यस. तो क्या आपको COP त्यागना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं. यू कैन वेरी वेल कंटिन्यू हैविंग द सेम. बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं. सो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस. इसके बाद आता है नेक्स्ट, CAG, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, एज अ सोल प्रोप्राइटर हैड अ ऑफिस इन मुंबई नियर चर्च गेट. ड्यू टू इंक्रीज इन द वर्क he opens another office in the suburbs of Mumbai, which is 80 kilometers from the municipal limits of the city. For running the new office, he employed the retired income tax officer. Is a CAG guilty? बाकायदा गिल्टी है. देखो सबर्ब्स में ना, आपने सिटी, जो लोग मुंबई से होंगे वो लोग समझ पाएंगे, सिटी चेंज हो जाता है. मुंबई कहलाया जाता है, फिर थाने कहलाया जाता है, फिर पालघर कहलाया जाता है. सो जैसे ही है सब मुंबई ही, बट सिटी एक्चुअली चेंजेस अलॉन्ग विथ द किलोमीटर्स का रेंज है. ठीक है. सो क्वेश्चन टिक करके बोल रहा है कि इट इज़ 80 किलोमीटर्स फ्रॉम द म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी. तो बॉस, आप सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर्स के दायरे में दूसरी ऑफिस ओपन कर सकते हो. अगर आपने इसके बियॉन्ड दूसरी ऑफिस ओपन की है तो आपको एक सेपरेट इंचार्ज हायर करना पड़ेगा. अगर आपने सेपरेट इंचार्ज हायर नहीं किया है तो मिसकंडक्ट है. यहाँ पे उन्होंने सेपरेट इंचार्ज के नाम पे रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर को रखा है. नो नो नो, सेपरेट इंचार्ज हैज टू बी अ PCA. ये नहीं चलेगा. नेक्स्ट, मिस्टर मेहता was appointed as an auditor of CS Limited for the year 2021 in the place of retiring auditor CA Gupta. CA Mehta accepted the appointment after obtaining, very important question, super important, आफ्टर ऑब्टेनिंग मैनेजमेंट अप्रूवल. मैनेजमेंट ने एक लेटर दे दिया है मिस्टर मेहता को कि सर आप चिंता मत करो, हमने सारा का सारा प्रोविजन विथ रिगार्ड्स टू 139 एंड 140 कंप्लाई किया है. ठीक है. तो मेहता को लगा ठीक है, हो ही गया होगा, एंड ही एक्सेप्टेड द ऑडिट. बोलो सही किया या गलत किया? गलत किया. गलत किया अंडर व्हाट? आई एम वेरी श्योर यू विल हैव द पॉइंट कि मैम गलत किया अंडर 8, NOC नहीं लिया. बेटा ये NOC वाला पॉइंट नहीं है, ये ऐसा वाला पॉइंट है जहाँ पे
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को असर्टेन करना होता है दैट कंप्लायंसेस विद प्रोविजंस आर डन और नॉट। यहाँ पे आपने असर्टेन नहीं किया, मैनेजमेंट ने दी हुई बातों पे अंधा भरोसा किया, मिसकंडक्ट है। ठीक है, सो this is a misconduct under 9 not 8. Mark it as a very important expected exam question. So clause number 9 part 1 first schedule में this will be misconduct. क्यों? क्योंकि clause 9 क्या कहता है, you need to ascertain, you need to obtain a kind of evidences wherein you are satisfied that provisions of sections are complied. ठीक है, next question number 97, the last question फॉर द प्रोफेशनल एथिक्स सीरीज। करीब 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं आपने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो सी इंटेलिजेंट और PCA वॉज ऑन यूरोप टूर, क्या बात है, और हम यहाँ पे बैठ करके पढ़ रहे CA फाइनल। 15th of September 20 to 25th of September 20. On 18th of September, a message was received from one of his clients requesting for stock certificate to be produced to the bank ऑन और बिफोर 20th of September. ड्यू टू अर्जेंसी CA इंटेलिजेंट ने अपने असिस्टेंट को गाइड किया फ़ोन पे एंड उसको साइन करवाने बोल दिया कि बेटा एक काम कर, मैं नहीं हूँ तो मेरे बिहाफ पे साइन कर ले स्टॉक स्टेटमेंट और बैंक को सबमिट करवाने में ज़रा मदद कर दे क्लाइंट की। सही या गलत? एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन है ये, एब्सोल्युटली गलत। हम सिर्फ रूटीन वर्क क्वेश्चनर्स सिर्फ ये साइन करवा सकते हैं बॉस। वी कैन नॉट मेक अवर आर्टिकल असिस्टेंट एम्प्लॉइज साइन द अश्योरेंस रिपोर्ट सर्टिफिकेशंस। बिल्कुल गलत किया है, मेक सेंस? Surely. So there you complete all the important questions with regards to professional ethics.